अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑडियो नावल बुक। हमें किसी ने भी कमेंट में कहा कि पार्ट में अपलोड ना करें। देखें, नावल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, इस वजह से हम पार्ट में अपलोड करते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाती है। इससे दो मसले आते हैं। एक तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है ना, तो फिर मोबाइल में वो सेव होने में मसला आता है। हालांकि अच्छा खासा मोबाइल में स्पेस भी है, लेकिन फिर भी उस ऐप से सेव नहीं हो रहा था, इस वजह से वीडियो कट करनी पड़ती है। और दूसरा मसला ये कि फिर आप लोग भी मतलब ना बोर हो जाते होंगे लॉन्ग सा ऐसे करके, इस वजह से हमने उसको फ़िलहाल मतलब ऐसे पार्ट में अपलोड कर रहे हैं। और ये सेकंड पार्ट है। पार्ट भी हमने लास्ट जो दिया था वो 2 आवर्स का था। चलें स्टार्ट लेते हैं। ब्लडी लव का सीज़न 3 है, डार्क लव सागा, और इसका सेकंड पार्ट है। लिखा इसे वहीबा फातिमा ने। स्टार्ट लेते हैं। वॉइस ओवर बाय हिबा, और पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब चैनल ऑडियो नावल बुक। और न्यू जो है चैनल का नाम वो ऑडियो नावल उर्दू है। जब पाशा लोग स्कूल में दाखिल हुए तो सोल्जर्स ने किसी हद तक इन दहशतगर्दों पर काबू पा लिया था। ये किराए के कातल सोची समझी साजिश के तहत भेजे गए थे। मखसूस बच्चों को ख़त्म करने के लिए हर तरफ अफरा तफरी और चीखो पुकार थी। हर तरफ खून की नदियाँ बहा दी गई थी, जिससे एक्सिक्यूशनर्स के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। बहुत जानी नुकसान हुआ था। जो शैतान इन सबके ज़िम्मेदार थे, वो अपना काम दिखाकर कब के बुसलों की तरह धुम धुमाक कर भाग चुके थे। तमाम जख्मी टीचर्स और साथी को अस्पताल पहुँचाया गया था। जबरान अरशन जो अपने कॉलेज से फ़ौरन यहाँ चला आया था, और सोहम खान अहान के करीब आए थे। वो जो एक लड़की का सर अपनी गोद में ले बैठा साकित था। सोहम खान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अहान, माय प्रिंस, क्या हुआ? उन्होंने इसे झंझोड़ कर पूछा। दादू, ये मेरे गलत निशाने की वजह से मर गई। इसे मैंने मार डाला। ये मेरी गलती से हुआ। इट्स माई मिस्टेक। वो सोहम खान के सीने से लगकर फूट फूट कर रोया था। सावरी को स्टेज पर लटाया गया और इसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डालकर इसके मुर्दा वजूद को जैसे ढांप लिया गया। अहान फटी फटी निगाहों से इसे देखे गया। सोहम खान ने जबरान को इशारा किया और अहान को ज़बरदस्ती तकरीबन घसीटते वहाँ से ले गया। इसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इसकी जहनी हालत बिल्कुल अबतर हो चुकी थी। जबरान ने इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। अरशन इसे लेकर माहर पापा वाले अपार्टमेंट चले जाओ। वो अपने खास आदमियों को इशारा किया और वो और अरशन इसे यहाँ से लेकर निकलते चले गए। पाशा, आर्यान और ईशान सब अलीज़े, फिल्जा, मोजा और खिजर को ढूंढ रहे थे। आखिर सबसे पहले इस हंगामे में इन्हें फल्जा दिखाई थी, जो मोजा का हाथ पकड़े पाशा के करीब आई थी। बड़े पापा। फल्जा रोती हुई पाशा से लिपटी। अलीज़े और खिजर कहाँ हैं? फल्जा पाशा ने इससे नरमी से पूछा। वो खिजर की क्लास में गई थी बड़े पापा। फल्जा इन्हें लिए अलीज़े की क्लास की जानिब भागी। वो खिजर की क्लास में आए काफ़ी बच्चे जख्मी थे, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। कई इन दरिंदों की वजह से अपनी नींद सो चुके थे। अलीज़े, फल्जा ने पुकारा तो अलमारी से खिजर की रोने की आवाज़ सुनाई थी। ईशान ने तेज़ी से दरवाज़ा खुला। लहूलुहान अलीज़े ईशान की बाजू में झूल गई थी। प्रिंसेस। ईशान को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। खिजर डरा सहमा सा था। फिल्जा, समी अंकल के साथ तुम खिजर और मोजा को लेकर घर जाओ, इनका ख्याल रखना। पाशा ने इसके सर पर हाथ रखते इसे समझाया। तब वो समी अंकल के साथ वाइट पैलेस चली आई थी। फिल्जा ने इन दोनों को चेंज करवाया और खाना खिलाकर सुलाने की कोशिश की। रो रो कर नढाल हुई तो इसकी खुद की भी आंख लग गई थी, मगर जब काफ़ी देर बाद आंख खुली तो इसके पहलू में मोजा मौजूद नहीं थी। इधर वो लोग अलीज़े को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। अलीज़े की सांस धीमी सी थी, मगर चल रही थी। खून काफ़ी बह चुका था। सर्जरी के दौरान सदशुक्र के बर वक्त इसे खून दिए जाने ने अलीज़े की जान बचा ली थी। एक्सिक्यूशनर्स अपने बच्चों के साथ हर इस बच्चे को बचाने की कोशिशों में पागल हो रहे थे, जिसकी जान वो बचा सकते थे। जहाँ तक इनके बस में था उन्होंने किया। 5 घंटे की भाग दौड़ इनकी सरतोड़ कोशिशें थी, जो कई बच्चों की जान बच भी गई थी। पिंकी लोगों ने भी सब ने जिससे जितना हो सका किया। वो भी अभी हॉस्पिटल में ही थी। सोल्जर्स ने पूरे स्कूल को अपने कब्जे में लिया था। माहर खान स्कूल पहुंचा था और अपनी टीम के साथ स्कूल का चप्पा चप्पा खंगाला था। वो स्कूल को अपने कब्जे में ले चुके थे, क्योंकि प्रिंसिपल समेत अक्सर टीचर सिरे से गायब थे। वो अपना काम निपटाकर हॉस्पिटल जाना चाहता था। तब फल्जा की आने वाली फ़ोन कॉल ने इसके हवास मुअत्तल कर छोड़े थे। पाशा लोग हॉस्पिटल में थे जब माहर की कॉल आई और इसने पाशा लोगों को वाइट पैलेस पहुंचने के लिए कहा। खवातीन को घर लाने से मना कर दिया। पाशा, सोहम, आर्यान, जबरान और ईशान वहाँ से निकले थे। कबीर खवातीन के पास था। महाबीर और समी अमन की ब्लड रिपोर्ट्स कलेक्ट करके इसके लैपटॉप, मोबाइल बैग से एक एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके अली वज़ीर के घर तक पहुंच गए थे, मगर वो अपनी फैमिली समेत फरार हो चुका था। वो लोग वाइट पैलेस एक साथ पहुंचे थे। माहर और उनकी गाड़ियां एक साथ वाइट पैलेस पहुंची थी। महाबीर और समी खान भी इनके साथ वाइट पैलेस में दाखिल हुए।
फलजा की आंख खुली तो मोजा इसके पहलू में नहीं थी। वो बुरी तरह घबराई थी। फिर इसने उठकर पूरे व्हाइट पैलेस में इसे ढूंढा मगर वो कहीं नहीं थी। अनेक्सी में भी देख कर आई, वहाँ इसे इसके खिलौने बिखरे हुए थे मगर वो खुद नहीं थी। तब फलजा फिर से अंदर आई, पाँव खुद ब खुद अमन के रूम की जानिब गए। अमन अमन फलजा ने पुकारा मगर अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। तभी इसने घबरा कर अपने पापा को फ़ोन किया था। वो बेचैनी से सबकी मुंतज़िर थी जब आगे पीछे गाड़ियों के पहिए बाहर ड्राइववे पर चिड़चिड़ाए। बाहर अंदर को उतरकर पाशा और सोहम के करीब आया था और इन्हें अपने हाथ में पकड़ा कीपैड दिखाया जिसमें साफ साफ तकरीबन अब से आधे घंटे पहले मोजा खिड़की से अमन के कमरे में कूदती दिखाई दे रही थी। समी खान ने महावीर के टैब में ये मंजर देखा तो बाप का कलेजा मुंह को आ चुका था। वो जानते थे वो अमन के लैपटॉप में अली वजीर के भेजे गए इस मवाद को भी देख चुके थे, जान गए थे मगर बहुत देर हो चुकी थी शायद। तभी इनके दिल कानों में बज रहे थे। किसी अनहोनी के होने के एहसास से सारे जिस्म का लहू निचड़ कर जैसे चेहरों पर आ चुका था। फलजा लपक कर बाप के सीने से लगी मगर महान ने फौरन इसे खुद से पीछे हटा दिया। फलजा जाओ अपने रूम में जाओ और अंदर से 2 लोग कर लो। वो तेजी से अंदर बढ़े। लट्ठे की तरह सफ़ेद चेहरा लिया महान ने फलजा से कहा, पर डैड मोजा प्रिंसेस जो का है वो करो। महान ने कदरे सख्ती से कहा तो अपने कमरे में भाग गई और अंदर से लॉक लगा लिया। वो अमन के रूम के दरवाजे तक आए थे। वो जो बेरहम थे, सफाक थे मगर अब एक दूसरे की जानिब देख रहे थे कि कौन ये दरवाज़ा खोले और कौन अंदर जाए। दिल में हज़ार आए थे और विद पड़ चुके थे कि कोई अनहोनी ना हुई हो मगर आर्यन ने ही कांपते हाथों से डोर अनलॉक किया था और झटके से अंदर आया। वो सब अंदर आए थे। आर्यन हाथों से चेहरा छुपाते फूट फूट कर रोता कमरे के फर्श पर घुटनों के बल बैठता चला गया। अमन एक कोने में लगा घुटनों में मुंह दिए फूट फूट कर रो रहा था और वो नाजुक सी जान खून में लथपथ नीम मुर्दा बेड पर पड़ी थी। इसके ऊपर कंफर्टर गिराया गया था। जबरान और ईशान ने इसे इसी कंफर्टर में लपेटा और इसलिए हॉस्पिटल के लिए निकल गए। समी खान थाड़े मार मार कर रोता बाहर चला गया। पाशा, सोहम, महावीर फटी फटी निगाहों से अमन की जानिब देख रहे थे। आखिर महावीर ही हिम्मत करके आगे बढ़े। अमन, ये क्या किया तुम? मैं ये नहीं करना चाहता था। I never wanted to do that. She came to my room herself. I stopped her from coming to my room. I swear I did not want to do that. वो फूट फूट कर रोते ये कह रहा था। नशा तो तभी का हिरन हो चुका था जब अपनी छोटी सी दोस्त को खून में लथपथ इतनी तकलीफ में मरते देखा था। माहर आर्यन को उठाकर ज़बरदस्ती बाहर ले गया था। पाशा ने अमन को गिरबान से पकड़कर घसीटा था। वो अपने बड़े पापा के पैरों से लिपट गया। फॉरगिव मी प्लीज़ बड़े पापा, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। पाशा सरदस्पाट चेहरा लिए से घसीटे क्या। हाँ मगर लाल अंगारा आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो 16 साल सबसे मासूम बच्चा आज व्हाइट पैलेस का सबसे बड़ा मुजरिम बना दिया गया था। सोहम खान ने पाशा को रोकने की कोशिश की मगर वो रुका नहीं था। पाशा ने इसे बेसमेंट में लाकर ब्लैक रूम में फेंक दिया। इसे ब्लैक रूम में लॉक करके पाशा वहीं ज़मीन पर बैठ कर फूट फूट कर रो दिया। औलाद का गम कलेजा चीर देता है मगर औलाद के गम ने जैसे इनकी रूहों को छलनी कर दिया था। आज वो रोए थे, सब भी रोए थे। इन्हें अब रोना था अपनी हार पर, अपनी इतनी दर्दनाक शिकस्त पर। आज इनका मान गरूर टूट कर चकनाचूर हुआ था। जब जबरान और ईशान मोजा को खुफिया रास्ते से हॉस्पिटल आए थे तब इमरजेंसी के बाहर अलीज़े की वजह से सब खवातीन मौजूद थी। वो कंफर्टर में एक वजूद को लपेटे जब इन सबके बीच से ऑपरेशन थिएटर में घुसने लगे तो ईशान का बाजू रूशे ने दबोचा था जबकि मफरा को जबरान ने इशारे से ऑपरेशन थिएटर आने को बोला था। मफरा इसके पीछे ही ऑपरेशन थिएटर में गुम होगी। ईशान और जबरान के चेहरे के तासरात इस कदर खतरनाक थे कि एक मरतबा तो सब खवातीन भी अपनी जगह से हिल चुकी थी। ये क्या हो रहा है ईशान? ये कंफर्टर में कौन था? क्या हुआ व्हाइट पैलेस में? सब किधर है? बाकी बच्चे तो ठीक है ना? आप कुछ बताते क्यों नहीं? अरूशे ने ईशान का झुंझोड़ा मगर वो अरूशे से ज़बरदस्ती अपनी शर्ट छुड़ाकर ऑपरेशन थिएटर में गायब हो गया था। वो लोग व्हाइट पैलेस फ़ोन करती रही मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो सब घबराई हुई थी। इंतज़ार की घड़ियाँ काफ़ी कड़ी थी। कोई इन्हें व्हाइट पैलेस भी तो नहीं लेकर जा रहा था। आखिर कुछ देर बाद माहर सोहम खान के साथ हॉस्पिटल आता दिखाई दिया। समी की आंखें सूजी हुई थी, चेहरा सुरख और कंधे झुके हुए थे। माहर को देखकर वहाँ लपक कर इसके करीब आई थी। माहर, आप प्लीज़ बताएं वो जबरान की गोद में कौन था? क्या हुआ है? कोई कुछ नहीं बताता। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर आप लोगों को क्या हुआ है? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? माहर, आप खामोश क्यों हैं? व्हाइट पैलेस पर क़यामत आकर घुस रही है रूह जिसने एक्सिक्यूशनर्स की कमर तोड़ दी है। हज़ार ज़बत के बावजूद वो रो दिया था। वहाँ ने फटी फटी आंखों से सामने खड़े चट्टानों जैसा हौसला रखने वाले को रेजा रेजा करके बिखरते देखा। वो जो सगी बेटी के खोने पर नहीं टूटा था, आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो यूं बिखर रहा था? सब खवातीन दम्बा खुद सांस रोक के इसे देख रही थी मगर वो अपनी शर्ट छुड़ाकर वहाँ से निकलता चला गया। समी फूट फूट कर बच्चों की तरह रो रहा था। आखिर फजर इसके पास आई। समी खान, क्या हुआ है? आखिर बताते क्यों नहीं आप? फजर को मायूसी ही हुई कि इसके रोने में शिद्दत आई थी मगर इसने एक भी लफ्ज़ अपने मुँह से अदा नहीं किया था। आखिर 3 घंटों बाद मफरा
सते हुए चेहरे के साथ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी और जो इसने बाहर आकर इन सबको रोते हुए बताया वो इनके जिस्म को बेजान करने को काफ़ी था। शफा खाली खाली निगाहों से मफरा को देखेगी। बच्ची की कंडीशन सुनकर इन सबके कान साएं साएं करने लगे थे। बड़ी मुश्किल से जान बचा पाए थे वो लोग मासूम की। शफा जैसे होशो आवाज़ खो बैठी थी तभी वहाँ से भाग कर बाहर निकली। इसके पीछे ही रहा बाहर की जानिब लपकी थी। बाहर खड़े गार्ड्स को इन्होंने इन्हें व्हाइट पैलेस ले जाने का कहा था। गार्ड्स ने इस बात में सर हिलाया उन्हें लिए व्हाइट पैलेस की जानिब निकले। खान शमशान खील चेहरे पर मसरूर कर मुस्कुराहट लिए नूर पाक बीबी के हुजरे में हाथ में फ्रूट चाट का बॉयल लिए बैठे थे। बस सफेद लिबास में नीचे फर्श पर अपने बाबा के कदमों में बैठी थी। खान शमशान खील बड़े प्यार से इसे एक एक नवाला करके इसकी पसंदीदा चाट खिला रहे थे। अम्मा हाजन पास ही बैठी अपनी लाडली बेटी के लिए खालिस ऊन का स्वेटर बुन रही थी। मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, पाक रूह, मेरा सर फखर से बुलंद करने वाली मेरी प्यारी बच्ची। शमशान खेल ने इंतहाई मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। इसे यहाँ लाने का मकसद एक तरफ मगर इस बच्ची की मासूमियत और इसके इन्हें इतना प्यार करने की वजह से कुछ बेटी ना होने की वजह से इनके दिल में जो नूर ईमान के लिए शफकत जागी थी वो लगी मोहब्बत करने लगे थे नूर से। और अब वो बस खान शमशान खेल की बेटी थी। नूर पाक बीबी थी, बाकी किसी की कुछ नहीं थी। दिल में अपनी करतूतों की वजह से हज़ार किस्म के वसवसे थे। तभी अब नूर ईमान की ब्रेन वॉशिंग बहुत ज़रूरी थी। चोर की दाढ़ी में तिनके के मुतरादिफ वो आज एक खास मकसद के तहत नूर ईमान के पास पहुंचे थे। नूर मेरी बच्ची, आज मैं तुम्हें कुछ खास और अहम बातें बताने वाला हूँ जिन्हें तुमने बहुत गौर से सुनना है और अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना है। शमशान खेल का लहजा ऐसा था कि नूर चौंकी और पूरी तरह अपने बाबा की जाने मुतवज्जा हुई। जी बाबा कहें, हम सुन रहे हैं। नूर ने इन्हें तसल्ली दी। नूर ये जो लोगों में अफवाह है कि तुम्हें अम्मा हाजन की गोद में परियां डाल गई थी, ये दरअसल झूठ बोला था मैंने लोगों से। खान शमशान खेल ने इत्मीनान से कहा जबकि इनकी बात पर महाजन बहुत चंका सी रह गई और नूर की सब्ज आंखें हैरत भी यकीनी से फैल गई। मैं तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप से चुरा कर यहाँ लाया था, वो फिर इत्मीनान से बोले जबकि अम्मा हाजन ने अपने सर के साईं को यूं देखा जैसे इनकी जहनी तवाज़ुन पर शक गुजरा हो। ये आप क्या बोले जा रहे हैं मेरी बेटी से साईं? अम्मा हाजन तड़पी थी। अरे बाबा अब चुप करें, मुझे मेरी बेटी को सच बता लेने दें। तो मेरी शहजादी, मैं बोल रहा था कि मैं तुम्हारे घर से चुरा कर लाया था। क्यों? वो इसलिए कि वो बिल्कुल अच्छे लोग नहीं थे, आदि मुजरिम है वो लोग। इनका घर नहीं कोठा है कोटा। वो अपनी औरतों से गलत काम करवाते हैं और इस कारोबार को बढ़ाने के लिए अपने पास ढेर सारे ख्वाजा सरा भी रखे हुए हैं। दहशतगर्दी, मासूम लोगों की जान लेना, कत्लो गारिद करना इनका शौक था और औरतों का बाजार चलाना इनका शेवा। मैं भी कभी इनके साथ काम करता था मगर जब इनकी हकीकत पता चली तो दहल गया। तुम मुझे शुरू से बाबा बोलती थी और मैं तुम्हें अपनी बेटी समझता था। फिर मैं अपनी बेटी को इसकी मासूमियत की वजह से इस दलदल से निकाल आया। काफ़ी मरतबा दिल में ख्याल आया कि गलत है मगर मेरे दिल ने गवाही दी कि मैं सही कर रहा हूँ। फिर फैसला तकदीर पर इस बात पर छोड़ दिया कि बड़ी होकर मेरी बच्ची फैसला करेगी कि इसको किसके साथ रहना है, अपने मुजरिम और गंदे माँ बाप के साथ या हमारे साथ। खान शमशान खेल ने इसके सर पर हाथ फेरते इसके पैरों तले से ज़मीन खींची। वो शमशान खेल के पास मजीद खिसक इनकी गोद में सरकती फूट फूट कर रोती। बहुत अच्छा किया बाबा जो आप मुझे यहाँ ले आए। मैं कभी ऐसे गंदे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे नहीं जाना किसी के पास। मुझे आपके साथ और अम्मा के साथ ही रहना है हमेशा। कोई कुछ नहीं लगता मेरे माँ बाप सिर्फ आप लोग हैं। नूर ईमान बोलेगी और खान शमशेल खील के लबों पर एक फितना परोर मुस्कुराहट रहेंगी। अम्मा हाजन ने भी मसरूर कुन मुस्कुराहट समेत ये खूबसूरत मंजर देखा। शिफा और आपकी गाड़ी व्हाइट पैलेस के ड्राइवर पर रुकी। शफा बिजली की सी तेजी से गाड़ी से बाहर निकली थी। वो दीवानों की तरह अंदर की जाने भागी कि पाँव में मुकीत नाजुक सैंडल भी टूटकर वहीं गिर गए। दुपट्टा भी गले में झूलता ज़मीन बोस हो चुका था मगर इस होश कहाँ था। ऐसी सूरत हाल में ममता को होश कहाँ रह सकता है जब अंदाज़ा हो कि इसके बच्चे के सर पर मौत सजा की सूरत मंडला रही है। रहा भी बेतहाशा रोती अपने कमरे में भागी थी कि पाशा इब्राहिम वही होगा। मुजरिमों के मामले में पाशा की सफाकत के बारे में अगर सबसे ज़्यादा कोई जानता था तो वो रहा भी थी। मगर अब जब बात रहाब के अपने कलेजे के टुकड़े पर आई थी तो ममता सिसक उठी थी। वो आर्यन लाउंज में सोफे पर सर पकड़ कर बैठा था जबकि महावीर इसका कंधा थपथपा कर इससे कुछ बोल रहा था। आर्यन शफा की चीख नमा पुकार पर आर्यन ने अपना भीगा चेहरा उठाकर ऊपर देखा। आर्यन, मेरा अमन, मेरा बेटा कहाँ है आर्यन? शफा ने करीब आकर इसका गिरबान झंझोड़ा था, वही जहाँ एक क्रिमिनल को होना चाहिए। ब्लैक रूम में फेंक दिया है इसे, आर्यन ने सर तो स्पाट लहजे में कहा था मगर दिल को जैसे किसी ने नचोड़ डाला था। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को ब्लैक रूम में फेंकने की? वो फूट फूट कर रोती चलाई थी जैसे तुम्हारे बच्चे की हिम्मत हुई 10 साल मासूम को रोंदने की। आर्यन ने अपना लहजा डगमगाने नहीं दिया था। शफा सदमे से फटी आंखें लिए इससे दूर हटी थी, फिर दीवानी बनी बेसमेंट की जानिब भागी। शफा, आर्यन चिल्लाया। आर्यन ने इसका बाजू खींचकर इसे रोकने की कोशिश की मगर महाबीर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर इसे रोक दिया। शफा, माही भी आपकी तरह बेसमेंट में पहुंची थी। अमन, शफा ने पुकारा। वो जानती थी यहाँ कमरे साउंड प्रूफ हैं, इसके लगते जिगर तक इसकी आवाज़ और अमन की चीखें इस तक नहीं पहुँच पाएंगी। अमन,
मुन्नी जो कि कब से हॉस्पिटल से वापस आई और अब अमन वाले ब्लैक रूम के बाहर बैठी रो रही थी, शफा को इशारा किया। शफा लपक कर इस रूम के बाहर आई थी। अमन पुकार पुकार कर अब तो गला भी बैठ चुका था। मुन्नी ने एक बटन पुश करके लोहे की स्लाइडिंग खिड़की हटाई। अंदर वो शीशे की खिड़की के पार काफ़ी बुरी हालत में बैठा रो रहा था। अमन, मेरे बच्चे, मेरे प्रिंस। शिफा इसकी ऐसी हालत देखकर धारे मार मार कर रोई थी। वो लपक कर खिड़की तक आया था। सोफे पर चढ़कर दीवानों की तरह शीशे की दीवार पर हाथ मारे। मम्मा सेव मी, मम्मा। इसका खुद का भी तो गला बैठ चुका था रो रो कर चला कर। अब तो हलक से आवाज़ ने भी जैसे साथ छोड़ दिया था। ये रात बहुत भारी थी, बहुत भारी। रो रो कर दोनों माँ बेटे के आंसू खुश्क हो चुके थे। अब तो वो अंदर और शफा बाहर इस शीशे की दीवार से सर टिकाए बैठे थे। अमन माँ की आंखों में तैरता दुख कर वो रियाज के देखे गया। ओके, ये गजल है, ठीक है। जंगली कुत्तों, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई जब मेरी पोती स्कूल में थी तब हमला करवाने की। मैं तुम लोगों की बोटी बोटी नोच कर चील कौवों को खिला देता अगर मेरी पोती को कुछ होता। जब अपनी दुम पर पाँव आया तो हशमत राव पागलों की तरह फ़ोन पर चिंगाड़ रहा था। मगर अब लकीर पीटने का क्या फ़ायदा। सरतार और अली वज़ीर अपनी मनमर्जी करके खून की होली का शैतानी खेल कर मुल्क से फरार हो चुके थे। अब हशमत राव चाहता भी तो कुछ नहीं कर सकता था। शाहजी या सावरी बेटी को होश आ गया है। खास गुलाम ने अदब से हशमत राव को मुखातिब किया। वक्त आलम और इनकी बेगम कनाडा गए हुए थे। पीछे से यह हादसा हो गया। सावरी की माँ वहाँ रो रो कर नढाल हो चुकी थी। जब स्कूल पर हमले का पता चला तो हशमत राव बाकलम खुद स्कूल भागा था। सब सावरी को हॉस्पिटल ले जाने लगे तो हशमत राव ने इसे वहाँ से यूं गायब करवाया जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। वो अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में से एडमिट करवाया। कुछ हशमत राव को मालूम हुआ था कि सावरी शाह को लगने वाली गोली इनके दुश्मनों के बेटे के पिस्टल से निकली हुई थी, तो और भी सीने पर सांप लूटने लगे। अब बस इन्हें इसे दुनिया से छुपाना था, किसी भी सूरत, किसी भी कीमत। गोली गले को छू कर गुजरी थी। सद शुक्र के ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। नहीं तो हशमत राव मजीद अपनी लाडली को बचाने के लिए पता नहीं दुनिया पर क्या कह रहा था। वो लपक कर हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में गए थे। सावरी होश में थी और गला पट्टियों में जकड़ा हुआ था। दादो, इसने नकाहल सदा लहजे में पुकारा। जी दादो की जान, मेरी बच्ची। हशमत राव ने चटाचट इसका माथा चूम डाला। रंगत जद सी पड़ गई थी। कैसी है मेरी बच्ची? अब तो गले में दर्द नहीं हो रहा है ना? नहीं दादो, मगर मुझे वो चाहिए। दादो, आपने मुझे हर चीज़ ला कर दी है, मुझे वो चाहिए दादो। मुझे कम उम्री में ही यहाँ जहाँ के ज़िया का रोग पाल बैठी थी। हशमत राव के सर पर हाथ रखकर सिसक पड़ी। कौन चाहिए? नाम बताओ प्रिंसेस। हशमत राव का लहजा गुरूर भरा था, जैसे पूरी दुनिया मुट्ठी में हो और पूरी दुनिया पर हुकूमत हो। आहान माहर खान। सावरी के लड़ते लबों से इस दुश्मन जाँ का नाम अदा हुआ, जबकि हशमत राव के सर फिर जैसे सावरी ने बम फोड़ा था। आज अगला दिन था वाइट पैलेस में। ये दिन बहुत अंदर वाइट पैलेस के तमाम अफराद के गुरूर को अपनी तारीकियों में समोए तलू हुआ था। आज दिन की रोशनी नहीं, जैसे तारीख मुकदरों की स्याही चार सू फैली थी। रात सारी रात पाशा का इंतजार करती रही, मगर इधर उधर चक्कर काट कर टांगे शल हो गई, मगर वो कमरे में आया ही नहीं। आखिर पूरी रात गुजर गई। अगले दिन वो जब कमरे में आया तो राहत ने लपक कर पाशा इब्राहिम का गिरबान पकड़ कर झंझोड़ा था। पाशा ने देखा वो रो रो कर जुड़ी परसों की मरीसा लग रही थी, मगर पाशा इब्राहिम के खुद के कंधे भी तो चुक के थे। पाशा, मुझे अमन चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए अभी के अभी। सुना आपने? अगर आपने इसे कुछ किया तो मैं अभी जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। पाशा कुछ बोले, जवाब दे मुझे, मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो फूट फूट कर रोई थी, मगर पाशा इब्राहिम सरदस्पार चेहरा लिए वहां से जा चुका था। शफा रात से इसी खिड़की के पास बैठी इसे देख रही थी, जो रो रो कर अब गहरी नींद में था। कमरे के एक खुफिया रास्ते से इसे खाना और मेडिसिन दे दी गई थी। मेडिसिन इसने चुपचाप खा ली थी, मगर खाने को हाथ तक ना लगाया। शफा इशारे करती रही, मगर वो रोए गया। और अब शफा बुरी तरह चौंकी थी। ढेर सारे कदमों की आहट बेसमेंट की सीढ़ियां उतरकर नीचे इस तक पहुंची थी। शफा ने पीछे मुड़कर देखा और सब बेसमेंट में आ रहे थे। चेहरे सरदस्पार थे, बिल्कुल अजनबी, बिल्कुल वैसे जैसे वो किसी मिशन पर जाते थे तो इनके चेहरे बेतासर होते थे। सर्द और पथरीले। क्यों? क्या इसके बेटे को सजा सुनाने? शफा का कलेजा मुंह को आया था। पाशा ने आर्यन को इशारा किया। आर्यन शफा की जानिब आया, जबकि वो सब तवील तरीन टेबल के गिर्द पहुंचकर अपनी अपनी चेयर पर बरजमान हुए थे। आर्यन शफा के करीब आया तो वो भुदक गई। मलगच्चे हुलिये में बिखरे बाल, भूखी प्यासी वो आर्यन को कोई भिखारन लगी, जो दर पर बैठी अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही हो किसी से। खबरदार आर्यन, मुझे हाथ लगाया, कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मेरे बेटे के बारे में फैसला होने वाला है तो मैं भी यहीं रहूंगी। कोशिश भी मत करना आप मुझे यहाँ से हिलाने की। वो चटक कर बोली थी, जबकि सामने वाला जाने कौन से मजहबत की इंतहा पर था, जो अपने तमाम जज्बात थपक कर सुला कर आया था और अब मुकम्मल सरदस्पार चेहरा लिए शफा को देख रहा था। आर्यन ने शफा का बाजू पकड़ा। आर्यन, लीव मी। शफा की चीख बेसमेंट में गूंजी, मगर वो सब तो यूं बैठे थे जैसे बहरे हो गए हों। आर्यन शफा को बाजू से घसीट कर ऊपर ले जा रहा था। माँ के आंसू, तड़प, आहें, सिसकियां अब जला जैसे अंधे हो गए थे।
बड़े पापा, सोहम पापा, माहर भाई इन्हें रोके, मुझे नहीं जाना यहाँ से। कबीर चाचू कुछ तो बोले इन्हें। ममता फिर कर लाई मगर चला जैसे गूंगे हो गए थे। आर्यानी से ऊपर व्हाइट पैलेस लाया था, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मिन्नत था हजारी, मगर इन पर कुछ भी तो असर नहीं हो रहा था। आर्यानी से अपने डैड के कमरे में धकेलकर फिर से लॉक लगा चुका था। माँ और बीवी की आंखें सिसकियां, वो कान लपेट कर कलेजे पर पत्थर रखकर बेसमेंट चलाया। बेसमेंट अब ब्लॉक हो चुका था, ऊपर से कोई नीचे नहीं आ सकता था। सरबराही कुर्सी पर पाशा इब्राहिम में बेतासर चेहरा लिए बैठा था। जिस मीटिंग में महावीर के पास झुके कंधे लिए शिकस्त खुर्दा सा समी खान भी बैठा था। पिंकी लाल अंगारा आंखें लिए रेशमा की जगह पर विराजमान थी। अल्फाज जैसे खत्म हो चुके थे, वह सब आज एक दूसरे से निगाहें चुरा रहे थे। मगर फिर पाशा इब्राहिम ने महावीर को इशारा किया। महावीर ने पास बैठे समी खान के आगे एक तरफ फुल लोडेड पिस्टल रखी और दूसरी जानिब कुछ पेपर्स, और ये करते हुए महावीर की आंखें लहू छलका रही थी। लहू तो इनकी सबकी आंखें ही रोई थी, मगर वो यहाँ पर सिर्फ एक्सिक्यूशनर्स की हैसियत से बैठे थे। समी खान ने एक अजीब और सवालिया नज़र इन चीज़ों पर और दूसरी पाशा इब्राहिम पर डाली। पाशा इब्राहिम ने गला खंकारा, कनपट्टियों से रगें यूं तनी हुई थी जैसे अभी फट जाएंगी। मैंने जो फैसला लिया है समी खान, वो ये कि सज़ा तुझे हर कीमत पर मिलेगी और तुम्हारे हाथों से मिलेगी। यही बेहतर इंसाफ है। दो ऑप्शन है जिनमें से तुम्हें एक सिलेक्ट करना है। मैंने मुकम्मल इख्तियार तुम्हें दिया, जो बेहतर लगे वही चुनो। या तो अपने हाथों से अपनी बच्ची के मुजरिम का खात्मा कर दो, या फिर FIR दर्ज होगी, मगर ये केस बाकी केसेस की तरह लटकेगा नहीं। तुम्हारा केस बच्ची की जानिब से महावीर लड़ेगा, सबूत हम देंगे और तीसरी हेयरिंग पर मुजरिम को सजा सुना दी जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे, अब फैसला तुम्हारा। पाशा इब्राहिम खामोश हुआ और ये चंद सातों की खामोशी काफ़ी होलनाक थी। सब अब समी खान की जानिब देख रहे थे। बिलाकर समी खान की आवाज़ बेसमेंट में गूंजी थी। मुझे इंसाफ के लिए ये दो ऑप्शन नामंजूर है सर। समी खान ने सरदस्पाट चेहरा लिए कहा था। पाशा इब्राहिम का चेहरा धुआं धुआं हो गया। तो फिर बता दो समी खान, अगर तुम अपनी बच्ची के मुजरिम को इससे भी ज़्यादा दर्दनाक सजा देना चाहते हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं। तुम अपना इंसाफ खुद करो। अगर बात इंसाफ की है तो फिर तो इंसाफ का तकाजा यह है कि जितनी सज़ा अमन बाबा को मिलेगी, इसकी आधी मोजा को मिलनी चाहिए, जो खुद चलकर अमन बाबा के कमरे में गई थी। समी खान ने टेबल की जानिब देखते हुए तासुर लहजे में कहा था, वेट, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इनको लगा इनके कानों में तेजाब ढेला गया है, जबकि पाशा बचंका सा समी खान को देखे गया। समी खान, तुम होश में तो हो? एक 10 साल की बच्ची से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? वो नासमझ मासूम तो अपने दोस्त के कमरे में गई थी। इसे क्या मालूम था कि सामने इसका दोस्त नहीं, एक हवान और दरिंदा कमरे में बंद है जिससे नोच खाएगा। पाशा इब्राहिम दहाड़ा। तो एक 15 साल बच्चा जो 16वीं साल के नाजुक दौर से गुजर रहा था, इससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं सर, जो इस वक्त अपने होश में ही नहीं था, मुकम्मल ड्रग्स के नशे में था, जिसने एहतियात के तौर पर खुद को कमरे में बंद तक कर रखा था, जिसके मासूम और कच्चे दिमाग में जानबूझकर गंद और गलाजत भर दी गई थी। वो कितनी तकलीफ में होगा, आपको अंदाज़ा है? समी खान, ये तुम नहीं, मोजा का बाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सिक्यूशनर्स का वफादार बोल रहा है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम अपनी मासूम बच्ची के साथ इंसाफ करने के बजाय इस अवान के हक में बोल रहे हो। पाशा इब्राहिम धाड़ रहा था और टेबल पर हाथ मार के झटके से खड़ा हुआ था, मगर समी खान इसी पोजीशन में इस तरह पुरसुकून सा बैठा रहा। गुस्ताखी माफ सर, आपसे सिर्फ दो सवाल पूछना चाहूँगा। अगर एक अमन बाबा को मेहमान बनाया किसने? व्हाइट पैलेस ने, जो अपना हर फर्ज निभाते निभाते बच्चों से इस कदर गाफिल हो गए कि दुश्मन को सीधा वार इन मासूम बच्चों पर ही करने का मौका मिल गया। दुश्मन हमारे घर में घुसकर हमारी जड़ों पर वार कर गया और हम गाफिल हैं, और ये हमारी बदतरीन और मुजरमाना गफलत रही। या वो उस्ताद, जो उस्ताद के नाम पर बदनुमा धब्बा था। बच्चे तो वही करते हैं जो इन्हें सिखाया जाता है। अमन बाबा ने वो किया जो इन्हें सिखाया गया, इसलिए मुजरिम वो नहीं, हम सब, और वो उस्ताद हैं। समी खान ने अब भी बेतासुर लहजे में ही कहा था, मगर इसकी बातें सुनकर वो मौजूद हर शख्स पहलू बदला था। तुम गलत कर रहे हो समी खान, तुम इस बच्ची के साथ गलत कर रहे हो, तुम एक गुनाहगार को बढ़ावा दे रहे हो समी खान, तुम कानून के साथ खेल रहे हो। क्या मजाक है ये? पाशा दरिश्तगी से बोला था। माफ़ कीजिएगा सर, फिर तो आज से कई साल पहले रेशमा ने भी चंद मुजरिमों को बढ़ावा दिया था, फिर तो उन्होंने भी कानून के साथ खेला होगा। नहीं ना, आप लोग आदि मुजरिम नहीं थे, इसीलिए आप लोगों को अपनी ज़िंदगी संभालने का एक मौका दिया गया। तारीख खुद को दोहराती है शायद। अमन बाबा भी आदि मुजरिम नहीं हैं, एक मासूम बच्चे थे जिससे इसकी मासूमियत छीन ली गई। इसे वर्गलाया गया, इसके दिमाग में घन भर भर कर गुनाह करने पर उकसाया गया। तो एक मौका इनको क्यों नहीं दिया जा सकता? मेरी बच्ची बर्बाद हो चुकी है, मुझे मालूम है। ये कहते हजार जबत के बावजूद समी खान की आंखों से आंसू फिसल कर इसकी गालों को भिगो गए थे। मेरी बच्ची पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कौन बात करेगा इसे? इसके मुजरिम के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि वो सारी ज़िंदगी मेरी बच्ची की नफरत बर्दाश्त करे। पल पल इसे एहसास हो कि इसने अपनी दोस्त के साथ क्या किया। मैं नहीं चाहता दोनों बच्चे बर्बाद हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि अमन बाबा और मोजा का निकाह कर दिया जाए, अमन बाबा का इलाज हो, इनकी अच्छी तरबियत हो, इतनी अच्छी कि वो मेरी बच्ची के हर गम का, हर दुख का मदावा करते हैं। मैं दुआ करूँगा ये देखने तक मैं जिंदा रहूँ। समी खान ने टेबल का
को नाखून से बेमकसद खींचते अपना फैसला सुनाया। आर्यन अपने बाजू में चेहरा छुपा कर रो पड़ा था। और तुम अच्छी तरह जानते हो समी खान में इस हक में कभी नहीं रहा कि जो शख्स किसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, इसे पूरी ज़िंदगी के लिए इसी के साथ जोड़ दिया जाए। पूरी ज़िंदगी पल पल वो अपने मुजरिम की शक्ल देख देख कर घुट-घुट कर मरे। पाशा इब्राहिम की रगें मज़ीद फूल चुकी थी। मगर ये मामला बिल्कुल अलग है सर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ जानबूझकर कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ एक हादसा था जो अनजाने में हुआ। बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि एक मास्टरमाइंड प्लानिंग के तौर पर जानबूझकर ये हादसा करवाया गया। इस हादसे के बाद मेरी बच्ची को कोई कबूल नहीं करेगा, ना ये मास्टर, ना कोई भी नहीं। तुम व्हाइट पैलेस के जिस बच्चे से कहोगे मैं बच्ची की से शादी करवा दूंगा समी खान, चाहे वो अर्शन हो, हान या खिजर ही क्यों ना हो। अब की बार सोहम खान ने मुदाखलत की थी और इनकी इस बात पर महाबीर ने पहलू बतरा, मगर एहतरामन बोला कुछ भी नहीं। मगर मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी मेरी बच्ची से इतनी मोहब्बत करेगा जितना कि अमन बाबा करते हैं और करते रहेंगे। वो कितना ख्याल रखते थे मौजा का, ये मुझे मालूम है क्योंकि मैंने देखा है। वो तो कुछ शैतानों ने इनके रगों में जहर भरकर इन्हें पल भर को बहका दिया। मुझे पूरा यकीन है वो अमन बाबा ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। समीर खान का लहजा एक मरतबा फिर नहीं डगमगाया था। पाशा इब्राहिम ने लाल अंगारा आंखों से समीर खान को देखा। समीर खान, तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पाशा इब्राहिम को अपनी आवाज़ ऐसे पताल से आती सुनाई थी। जी बिल्कुल सर, ये मेरा आखिरी फैसला है। मौजा का अमन बाबा से निकाह हो, अमन बाबा का इलाज हो और इनकी अगली ज़िंदगी का फैसला तकदीर पर छोड़ दिया जाए। समीर खान का लहजा अटल था। तो एक बात तुम भी अच्छी तरह जान लो समी खान कि आज के बाद ये पाशा इब्राहिम किसी के खिलाफ अपने हथियार नहीं उठाएगा। किस मुंह से लोगों के साथ इंसाफ करूंगा जब अपने घर की बच्ची को इंसाफ नहीं दिला पाऊंगा? लोग कहेंगे अपने मुजरिम खून को बख्श दिया और निकला है इंसाफ करने। पाशा इब्राहिम ने धुआं चेहरा लिए अल्फाज अदा किए थे। इस बात पर समी खान ने पहलू बदला था, मगर वो खामोश रहा, जैसे कहना चाहता हो सर आपकी मर्जी। मीटिंग बर्खास्त की जाती है। जबरान अमन को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जा और आज के बाद इसका वजूद मुझे व्हाइट पैलेस में नजर नहीं आना चाहिए। जिसने अपनी मनमर्जी करनी है कर ले, मगर मेरा भी ये आखिरी फैसला है कि अब अमन का साया भी व्हाइट पैलेस पर नहीं पड़ेगा। और रही बात और मेरी, तो रहाब के साथ अमेरिका की 2 टिकट्स करवा देना। पाशा ने एक जख्मी निगाह समी खान पर डाली थी, जो फिर चेहरा नीचे किए रोने लगा था। पाशा के साथ मैं और कबीर की फैमिली भी अमेरिका शिफ्ट होंगे, सोहम खान ने बेलचक लहजे में कहा था। सब कुछ ऐसे सांप सूंघ गया, कोई भी कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा था। पाशा, सोहम और कबीर वहां से निकले थे। आर्यन जो कब से जब्त किए बैठा था फूट फूट कर रो दिया। समी खान ने इसके कंधे पर हाथ रखा, वो समी खान को गले लगाए फिर रो दिया। जबरान और ईशान ब्लैक रूम की जाने बढ़े थे। जबरान ने बेहोश अमन को गोद में उठाया और वो दोनों इसे वहां से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। अर्शन इसके सामने हाथ बांधे सी पड़े वो हाथ अपनी चिन के नीचे रखे बैठा इत्मीनान से इसे देख रहा था, जिसकी सब गहरी आंखों में इस वक्त खौफ, यासियत, दर्द हिलकोरे ले रहा था। मुझे आखिर पूरी बात बता क्यों नहीं देते हान माहर खान, के मामला क्या है? ये दर्द और दुख महज एक गलत निशाने से होने वाले हादसे का नहीं हो सकता। बात कोई और है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इससे भी बढ़कर जब से होश संभाला है हम एक दूसरे के दोस्त हैं, कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई। मगर अब मुझे 2 दिन से लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब बताओगे कि नहीं? अर्शा ने इसे बुरी तरह झटका, जो मलगजे से उंगलियों में कसलमंदी से सोफे पर फैल कर बैठा हुआ था। आहान भी तंग आ चुका था, दिल पर पड़े इस बोझ से सांस तक घुटने लगा था। तभी बड़ी शराफत से अर्शन को कुछ बताता चला गया, अपना दिल खोलकर इसके सामने रख दिया कि कैसे एक स्याह आंखों वाली मोम की गुड़िया की छोटी छोटी शरारतों में इसका दिल कहीं अटक कर रह गया था। और अब जबकि वो हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर जा चुकी थी, तो आहान माहर को किसी पल किसी लहजा सुकून नहीं आ रहा था। आहान की आंखों में नमी थी, वो 2 रातों से सोया नहीं था, ना नींद आंखों में आकर दे रही थी। अर्शन, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे ये दर्द, ये गम मेरा दम घोंट देगा, मुझे अगला सांस नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगा यार। वो बेबसी से पहलू बदल कर रह गया। अर्शन महब सा मुस्कुराया था, मगर इस मुस्कुराहट में भी जैसे बरसों का करब छुपा था। फिर तो फिक्र मत करो, इस जालिम खून शाम मोहब्बत की जुदाई का गम दिल का लहू जरूर निचोड़ता है पल पल, मगर मौत नहीं आती। और यही तो सबसे बड़ी बेबसी होती है, जिसकी जिंदा मिसाल मैं हूँ, जिस वक्त तुम्हारे सामने बैठा हूँ। वो सुकून से बोला था, मगर आहान को इसकी आंखों में इस कदर वहशत और वीरानी नजर आई कि इसे चिड़चिड़ी से महसूस हुई। अर्शन कैसे बर्दाश्त कर लिया? वो बेबसी से झुंझला कर बोला, करना पड़ता है, अब तुम्हें भी करना है। व्हाइट पैलेस में बहुत कुछ हो चुका है, मैं खुद ही संभलना पड़ेगा। चलो वापस चलते हैं। अर्शन ने इसे बाजू से खींचकर उठाया, दोनों वहां से व्हाइट पैलेस के लिए निकले। समी खान अपनी शहजादी को गोद में उठाए आज पूरे 1 माह बाद डॉक्टर मफरा के कैबिन से इसके प्राइवेट रूम में लाए थे। वो मुकम्मल सेहतयाब हो गई थी, मगर इस पूरे माह में ये वक्त इसने ये या बेहोशी में ये सोकर गुजारा था। वजह बहुत दर्दनाक थी। जब जबरान इस गुड़िया से मिलने हॉस्पिटल के इस प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ, तो वो जो अब तक डरी सहमी सी समी खान की गोद में थी, जबरान को देखकर बिल्कुल ठंडी और सफ़ेद पड़ गई। फिर इसकी दिलखराश चीखों से पूरा हॉस्पिटल का रूम गूंज गया। समी खान ने इसे संभालने की कोशिश की, मगर वो बेकाबू होती गई। वो चीखती जाती और जाने क्या ओल फोल बकती जाती। बाबा मुझे बचा लें, बाबा ये गंदे हैं, सब गंदे, मुझे बचा लें बाबा,
मुझे बचा लें। आखिर मफरा कमरे में दाखिल हुई और इसे सुकून-आवर इंजेक्शन लगाकर पुरसुकून करना पड़ा। समी खान ने बेतहाशा रोते हुए अपने दोनों मियाँ बीवी की जानिब देखा जो इनसे निगाहें चुरा रहे थे। सर क्या हुआ है मेरी बच्ची को, ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? समी खान ने जबरान की आंखों में देखकर पूछा। वो जानता था कि मोर्जा का होश में आने के बाद का रद्दअमल शदीद होगा, मगर वो तो पागलों से भी बदतर बर्ताव कर रही थी। दरअसल समी खान, इस हादसे का बच्ची के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसे ह्यूमन फोबिया हो गया है। अब जब तक इस हादसे का असर इसके दिमाग से उतर नहीं सकता, वो आपके अलावा या व्हाइट पैलेस के खवातीन के अलावा यूं ही लोगों से डरा करेगी। अगर इसे ज़बरदस्ती किसी के सामने लाने की कोशिश की गई तो वो पागल हो सकती है, या ये खौफ इसके लिए इसकी जान ले सकता है। इसलिए हमें बहुत समझदारी और प्यार और मोहब्बत से इस मामले को हैंडल करना है। एक तो हमारा गला थोड़ा सा ख़राब है, दूसरा भाई ये नावल पता नहीं किस बेस पे है। थ्रिलर है, एडवेंचर बेस पे है, चाइल्डहुड निकाह पे हो जाएगा, फोर्स मैरिज पे हो जाएगा, या किसी पे भी हो जाएगा, कज़न मैरिज पे भी हो जाएगा। और इसके साथ थोड़ी सी फैंटेसी का सभी टच भी आता है। पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां इसमें बता रहे हैं, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। खैर, इस वजह से हम ज़्यादा बोल ही नहीं रहे, और दूसरा हमारे गले में थोड़ा पेन हो रहा है। जब रान ने समी खान को मोजा की मेंटली कंडीशन बताई तो वह वहीं कुर्सी पर ढेर सा गया। शमशान खेल मर्दान खान में अपनी इंतहाई मसला पर अहम सियासी शख्सियात के साथ गुफ्तगू में मसरूफ था। जब अचानक फ़ोन रिंग हुआ, वो चौंका था क्योंकि काल महारानी की थी। इसने जल्दी से मीटिंग निपटा कर बर्खास्त की और अपने कमरे में आकर महारानी का नंबर डायल किया, जो कि तीसरी बार पर रिसीव कर लिया गया। क्या खबर है महारानी? अली वजीर अपने इरादे में कामयाब हुआ। मुबारक हो सही, वो बिल्कुल अपने इरादे में कामयाब हुआ है। सैफ की खबर के मुताबिक वो बच्ची 1 महीने से अस्पताल में है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और दुश्मन की कमर टूट गई है। महारानी का दिल क्या सर के बल नाचे। अली वजीर ने इस बच्चे के लैपटॉप और मोबाइल को अपने लैपटॉप और मोबाइल से कैमरों के जरिए कनेक्ट कर रखा था। इस लैपटॉप पर बड़ी तारीकी से एंगल के कैमरे लगा रखे थे महारानी, जिसमें इस वाक़े की सारी फुटेज बड़ी वजाहत से रिकॉर्ड हुई होगी। मुझे वो फुटेज हर हाल में चाहिए महारानी। मुझे इस ज़्यादती की फुटेज चाहिए। मैं पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया के सामने इस पाशा इब्राहिम की इज्जत, इसके गुरूर और मान का जनाजा निकाल दूंगा। वो फुटेज सोशल मीडिया के हर साइड पर अपलोड होगी। मैं इनको मजबूर कर दूंगा कि वो पाशा इब्राहिम अपने हाथों अपने समेत अपने खानदान का खात्मा कर ले। ओके डन, समझो हो गया। मेरे आदमियों के पास वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। इस कमरे में होने वाली एक एक सेकंड की फोटो मौजूद है। अब आएगा खेल का असली मजा। आप जल्दी से सिंध आ जाएं, फिर मिलकर देखेंगे तमाशा। महारानी ने कमीनगी से कहा था। खान शमशान खेल की बाँछें खिल गई। मैं आ रहा हूँ, आज ही निकलता हूँ। ये बोलकर इसने फ़ोन रखा और सिंध जाने की तैयारी करने लगा। वो अपने बिस्तर पर नींद राज थी जब दरवाज़ा खोलकर वो इसके कमरे में आया। अलीज़े, खिज़र ने इसे पुकारा। अलीज़े जैसे अभी अरूशे ने सूप देकर ज़बरदस्ती लटाया था, बेजार सी शक्ल बनाकर लेटी हुई थी, मगर अब खिज़र को देखकर इसे सुकून आया। वो 5th क्लास का बच्चा बहुत गोलू मोलू था, जिसे अलीज़े गोलगप्पा या निंजा हथौड़ी बोलकर छेड़ती थी। निंजा हथौड़ी ये वो कार्टून थे जो वो शौक से देखता था और पूरे व्हाइट पैलेस को सुनाकर सबके कान पका दिए गए थे। शुक्र है खिज़र तुम आ गए, चलो कोई गेम खेलते हैं। वो जल्दी से उठकर बैठी। नहीं, मैं आपका सर दबाऊंगा, आपको मेरी वजह से चोट लगी थी ना, शुक्र है आप ठीक हो गई। वो इसके सरहाने बैठा था और बाजू से नन्हे हाथों से पकड़कर इसे वापस लौटा दिया। फिर वो छोटे छोटे हाथों से इसका सर दबाने लगा। लो मम्मा कम थी, जो ये छोटी मम्मी भी आकर सर पर सवार हो गई। वो अच्छी खासी झुंझलाई। खिज़र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके जाओ, बैग लेकर आओ, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। रेली लीजे? वो खिल गया। इतने दिनों से लीजा ने इसे पढ़ाया जो नहीं था। हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ जो कहा है वो करो। लीजा ने इसे बैग लेने भेजा। खिज़र गया तो इसे अचानक अहान का ख्याल आया। अर्शन और अहान दोनों ही खतरनाक हद तक संजीदा हो गए थे। अलीज़े को क्या पता अर्शन और अहान को व्हाइट पैलेस लौटने पर अमन के मुतालिक जो सुनने को मिला था, इससे वो दोनों भी जैसे जड़ों से हिल गए थे। जबकि ये बात अभी फलजा और अलीज़े को मालूम नहीं थी। तब अर्शन और अहान ने बहुत ही ज़्यादा संजीदगी अख्तियार कर ली थी और खुद को दिन रात मुशक्कत भरी आग में झोंक दी, जहाँ इसे इन्होंने तपकर कुंदन बनकर निकलना था। अलीज़े अपने बेड से उतरी, अपने कमरे से निकली, रुख सीधा अहान के कमरे की जानिब था। अहान के कमरे तक जाकर इसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अलीज़े को फिलजा ने बताया था कि अहान की गन से निकलने वाली गोली गलती से सावरी शाह को लगी थी, जिससे इसकी जान चली गई थी। वो तब भी उदास रहता था और अब वो इसे तसल्ली देने आई थी। यस कम इन। अहान के आवाज़ पर वो अंदर दाखिल हुई। अंदर वो अभी भी जो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला था। लीजे को सामने देखा तो अफसोस हुआ कि अपनी परेशानियों में इसने इसकी आदत तक ना की थी। कैसी हो लीजे? अहान ने शर्मिंदगी से पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, लीजे ने सादगी से जवाब दिया। बैठो। अहान ने इसे कहा तो वो सोफे पर बैठ गई और अहान इसके साथ ही बैठ गया। मुझे फिल्जा ने बताया सावरी शाह का। अलीज़ा ने बात शुरू की। खिज़र जो कि बैग लेकर लीजे के कमरे में आया था, इसे कमरे में ना पाकर बैग नहीं सोफे पर पटका। ये कहाँ चली गई? वो चिल्लाया। खिज़र लीजे को ढूंढे ढूंढे जब अहान के कमरे तक आया। लीजे इस वक्त अहान के कमरे में बैठी इसके कंधे पर हाथ रखे इसे तसल्लियाँ दिलासे दे रही थी और अभी वो भी 10th स्टैंडर्ड में था और
इतने बड़े सदमे से गुजर गया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है हान। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं? और इससे पहले वो कुछ और कहती, वो लीजे का दम चला। गोलू मोलू सेहतमंद सा 11 साला चमकदार आंखों वाला खिजर जबरान कबीर इसके पीछे इस रूम में चलाया। अलीजा, मैंने कितनी बार कहा है कि जिधर भी जाना हो मुझे बताकर जाया करें और मुझे साथ लेकर जाया करें। वो गुस्से से तपे लहजे में कहता। हान और लीजे के पीछे टक्कर। हान और लीजे के एक एक टांग पर जमकर बैठ गया। उफ निंजा हथौड़ी, अपना वजन देखा है? टांग तोड़ोगे मेरी। उतरो मेरी गोद से नीचे। अलीजा ने इसे डांटा। वो अपनी नाजुक सी टांग पकड़ कर करा उठी। अलीजा, आपने मुझे वो कार्टून वाला निंजा हथौड़ी कहा? मैं कोई डिंग डिंग करता हूँ? मुझे निंजा हथौड़ी मत बोला करो। इसने क्यूट सा मुंह बनाया और नाराज हुआ। तो ठीक है गोलगप्पे। अलीजा ने हंसी दबाकर इसे मजीद छेड़ा। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा अलीजा, ही हेट यू। वो तिलमिलाया। ना करना, अब जाओ यहाँ से। अलीजा ने सुकून से कहा। वो पैर पटकता वहां से निकलने लगा। अलीजा ने फिंगर्स पर गिनती गिनी। 1 2 3। वो लीजे, मैं ये बोल रहा था आप मुझे गोलगप्पा मत बोला करें, कभी कभी निंजा थोड़ी बोल लिया करें। वो दोबारा वापस इसके करीब आकर मुंह बसोड़ कर बोला था। लीजा कहकर लगाकर हंस रही थी। वो बड़ी जोर से इसके फूले फूले गालों पर किसी की। इतने दिनों के बाद हान भी महबसा मुस्कुराया था। फिर वो लीजे और खिजर से इधर उधर की बातों में मगन हो गया। हशमत राव अपने लाउंज में सर पकड़कर बैठा था। पूरा महीना हो चला था। वो अपनी जिद से 1 इंच भी इधर उधर हिलने को तैयार नहीं थी। ना ढंग से कुछ खाती थी ना पीती थी। अपने कमरे में बंद बस एक ही रट लगाई हुई थी कि इसे वो चाहिए तो चाहिए। सच शुक्र के इस दिन सावरी शाह के मुंह से हान माहर खान का नाम सुनकर एक थप्पड़ नहीं चढ़ दिया था इसने। अब भी इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और हशमत राव का बस नहीं चल रहा था कि वो कैसे इसकी ये जिद्दी से छुड़वा दें या सब कुछ ठीक करते हैं। वो इन्हें गहरी सोचों में गलता थी। जब बैरूनी बड़े से क्लास डोर से खान शमशान खेल और महारानी अंदर आते दिखाई दिए। हशमत राव ने बड़े जोशीले अंदाज में इनका इस्तकबाल किया। आइए बैठिए, बहुत खुशी हुई आप लोग आए। हशमत राव काफी खुश था। मगर तुम्हारे चेहरे पर गहरी परेशानी के साए फैले हुए हैं हशमत। हमें नहीं बताओगे अपनी परेशानी? खान शमशान खेल ने मूंछों को ताव देते पूछा। अरे क्यों नहीं माई बाप, आपसे नहीं कहूंगा तो और किससे कहूंगा अपनी परेशानी? आखिर अब तक आपकी ही तो नुस्खों और तरीकों ने काम दिखाया है जो मुझे मेरे बेटे की औलाद देखना नसीब हुई है। आपका ही तो करम है इस नाचीज पर। मगर अब दोबारा एक मुश्किल आन पड़ी है और मेरी बच्ची इतनी जिद्दी हो रही है कि क्या बताऊं। हशमत राव तिलमिलाया था। फिर वो महारानी और खान शमशान खिल की सब बताता चला गया कि कैसे इसकी लाडली दुश्मन के बेटे की मोहब्बत में पागल हुई जा रही है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? हशमत राव, तुम्हें अपनी बच्ची को हैंडल करना आ ही नहीं रहा। इसे भी वही कहानी सुनाओ जो सी मैंने इन दुश्मनों की ही बेटी को सुनाकर इन्हीं की बेटी को इन्हीं से नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। वो अब थूकेगी भी नहीं अपने असली माँ बाप पर। तुम अपनी बच्ची को भी वही कहानी सुनाओ और अभी बाहर भेज दो। जब बड़ी होगी तो मेरे बेटे से शादी कर देंगे बच्ची की। हाँ हाँ। खान शमशान खेल खबासत से इंसार और हशमत राव को वो कहानी सुनाने लगा जिसे सुनकर हशमत राव शश कर उठा। वाह भैया, आपने तो हमारी मुश्किल चुटकियों में हल कर दी और आप जैसे खानदान में मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें? मैं ऐसे ही करता हूँ। हशमत राव के चेहरे पर अब सुकून था। चलो हशमत, इन जलादों की इज्जत का जनाजा निकालने चलते हैं। पहले महारानी के अड्डे पर इसके बंदों के पास वो फोटी चलाते हैं। ये बोलकर खान शमशान खेल उठा था। इसके साथ महारानी और हशमत राव भी उठ खड़े हुए थे। वो और तनी गर्दनों के साथ अच्छाई का गरूर खाक में मिलाने बड़े गरूर से वहां से निकले। हॉस्पिटल के एक मखसूस रूम में अमन शफा की गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। इसकी हालत में काफ़ी बेहतरी और सुधार आया था। शफा बड़े प्यार से इसके घने स्याह बालों में हाथ फेर रही थी। फिजिकली इलाज के साथ साथ जबरान की टीचर और डॉक्टर मलक की मशहूर वेट डॉक्टर मुलक आना इधर, मलक का मिलेगा, डॉक्टर मलक लिखा हुआ है। डॉक्टर मुलक की मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया अमन की काउंसलिंग भी कर रही थी और मशहूर आलमदीन मौलाना अब्दुल सलाम भी मसलसल इसे वक्त दे रहे थे। नहीं तो वो पछतावों की आग में झुलसता खून के आंसू रोता है आई एम सॉरी बोलता अब तक नीम पागल हो चुका था। मगर वक्त रहते इसे संभाल लिया गया था। अब जो टीचर्स इसे सिखा रहे थे वो इसकी रूह को पाकीज़गी का गुस्ल देकर पाक साफ करने की कोशिशों में अपनी पूरी जान लगा रहे थे। तभी वो पुरसकून था और शफा की गोद में सरक कर लेटा हुआ था जब वो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ इस कमरे में दाखिल हुए। अमन इन्हें देखकर उठकर बैठा था। अपने बड़े पापा के चेहरे की जानिब बांसपरी निगाहों से देखा। दिल किया जाकर इनके कदमों से लिपट जाए, मगर फिर पाशा सोहमर कबीर का सर्द सपाट चेहरा देखकर वो सहम कर फिर शफा के करीब हो गया। शफा ने इन सबकी जानिब देखा। शफा बेटा, इसे समझा दे कि क्या होने वाला है, पाशा इब्राहिम ने बेतासर लहजे में कहा था। शफा ने इस बात में सर हिलाया। वह सब बाहर निकल गया। आर्यन अमन के करीब आया। अब कैसा फील हो रहा है लिटिल चैम्प, कैसी तबीयत है? आर्यन ने मोहब्बत से इसके बाल बिगाड़े। मच बेटर डैड। वो आर्यन के सीने से लगा। डैड, बड़े पापा लोग सब क्यों आए हैं यहाँ? क्या होने वाला है? अमन ने खौफजदा लहजे में पूछा था।
आर्या ने शफा की जानिब इशारा करके किया कि तुम समझाओ जो भी होने वाला है। चैंप अभी मम्मी बताएंगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। आर्यन बोलकर कमरे से निकल गया। अमन ने सवालिया निगाहों से शफा की जानिब देखा। अमन, आज मोजा के निकाह होने वाला है। शफा को और कुछ नहीं सूझा तो इसीलिए घुमा कर यही बोल दिया, मगर अमन ने कुछ और ही समझा। तभी चेहरा लट्ठी की तरह सफ़ेद पड़ा था और वो सरता पैर खौफ से ठंडा पड़ गया। किससे ममा? अमन की रगें फूल चुकी थी, इसको हमेशा हमेशा के लिए खोने का सोचकर, इसी खौफ से। इसे तो ये सिखाया जा रहा था कि अब इसी उम्र पर अपने किए गए गुनाह कबीरा का मदावा करना है, इसकी ज़िंदगी का जीने का यही मकसद होगा। मगर ये भी कहाँ उम्मीद थी कि बड़े पापा और ख़ासकर समी अंकल अब कभी इसे अपनी कोकोमो के करीब भी भटकने देंगे। तो अब अमन को पूछते हुए अलग खुश्क हुआ। मोजा का निकाह तुमसे होगा अमन? शफा ने इसका माथा चूमा। अमन ने अपने सीने में रुकी हुई लंबी सी सांस खींचकर बहाल की और वापस शफा की गोद में सर रख लिया था। इधर आज ही जजा को, आई थिंक मोजा, जिसे जजा जजा कह रहे हैं, ठीक है, डिस्चार्ज मिलना था। समी खान इसे गोद में लिए बैठा था। आज अगर ये निकाह होना था तो इन्हें ये आसानी हासिल थी कि आलमदीन मौलाना अब्दुल सलाम, जिनके चेहरे से ही नूर छलकता था, मोजा से एज आ एंजल मुतारिफ हो चुके थे। पहले पहल वो डरी और चीखें मार मार के बेहोश होगी, मगर जब समी खान ने इसे समझाया कि एक एंजल है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इनसे मनूस हो गई थी। अब वो इन्हें अपने कमरे में आने देती थी, मगर अपने करीब नहीं। वो इसके बेड से दूर बैठकर ही बातें किया करते थे। समी खान ने मोजा को अपनी गोद में से उतार कर अपने साथ बिठाया। मोजा मेरी गुड़िया, अब इस रूम में एंजल आएंगे और तुमसे कुछ पूछेंगे तो तुमने यस बोलना है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसे बार बार समझाते रहे। फिर कुछ ही देर में मौलाना अब्दुल सलाम इस कमरे में निकाह का रजिस्टर लाए थे। साथ मफरा शफा भी थी, मगर ज़्यादा लोग अंदर आते तो वो खौफजदा हो जाती थी। सब दरवाजे और खिड़की में खड़े थे। पाशा इब्राहिम और बाकी सब के चेहरे पर अजीब किस्म की शर्मिंदगी और इस्तराब सा था, मगर समी खान समुंदर की तरह इस वक्त बिल्कुल पुरसुकून था। निकाह की कार्रवाई के दौरान एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ गया। जब मौलाना साहब ने अमन का नाम लिया तो मोजा खौफ से बिल्कुल नीली पड़ गई थी। थर थर कांपते इसने अपने बाबा के सीने में मुंह दे दिया। समी खान ने इसे नॉर्मल रखने की कोशिश की, मगर वो हत्थे से उखड़ने लगी। देखो मोजा, एंजल इसका नाम इसीलिए ले रहे हैं ताकि तुम यस बोले तो इसे सारी जिंदगी के लिए पनिश किया जा सके। मोजा मेरी गुड़िया, तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समी खान ने मोजा को झंझोड़ा और सरगोशियों में इसे समझाने की कोशिश की। पनिश वाली बात से वो पुरसुकून हुई थी शायद, तभी जल्दी से यस बोल दिया। वो इस कंडीशन में नहीं थी कि ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर अमल में लाया जाता, सो समी खान ने जल्दी जल्दी इससे साइन करवा दिए। तब मौलाना साहब अमन के पास आए, जो अब बिल्कुल पुरसुकून था। एक अजीब तरह का सुकून मिला था। फिर जब मौलाना साहब ने इससे इसकी मर्जी पूछी तो अमन ने पुरसुकून होकर अपनी ज़िंदगी भर के लिए ये पनिशमेंट दिलो जान से कबूल करके साइन कर दिया। वह मुसलसल अपने बड़े पापा के चेहरे की जानिब देखे गया, जब भी बेतासर चेहरा लिए वहाँ खड़े थे। अमन इनसे कुछ कहना चाहता था, मगर हिम्मत ना जुटा पाया। निकाह हो गया। मौलाना साहब ने ही सबको मुबारकबाद दी। ये तो वक्त ही तय करेगा मौलाना साहब के ये निकाह हमारे लिए कितना मुबारक साबित होगा। पाशा इब्राहिम ने कहा तो अमन इनकी जानिब देखे गया। वो सब कमरे से निकलते चले गए। मम्मा, घर कब जाना है? मैं इधर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा, दिल नहीं रख रहा। अमन ने शफा को मुखातिब किया, जो मसरूफ सी इसका सामान पैक कर रही थी। इसके सवाल पर बुरी तरह चौंकी। अभी वो कुछ जवाब देती जब दरवाज़ा खुलकर अर्शन और हान, फलजा, लीजे और खिजर अंदर दाखिल हुए। अमन का चेहरा इतने अरसे में पहली मर्तबा खिल गया था। वो अपने सब बहन भाइयों के गले से लगा, कैसे हो यार, बहुत मिस किया तुम्हें हमने। अर्शन ने इसके घने से बाल बिखेरे, जिससे वो बुरी तरह चुड़ता था। अब भी अर्शन को घूरा, जो जानबूझकर इसके बाल हमेशा बिखेर दिया करता था, और अमन चिढ़ उठता। और फिर अर्शन की देखा देखी सब इसके बालों के साथ छेड़खानी करने लगे थे। अभी जल्दी से घर चलो ताकि हमारे घर की रौनक वापस आए। अहान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। शफा ने एक जख्मी सी निगाह इन पर डाली। अभी ने पाशा इब्राहिम के इस फैसले का कब पता था कि अमन को घर बदर कर दिया गया है। अमन चलो। शफा ने एक हाथ में बैग और एक हाथ से इसका बाजू थामा। चलें छोटी मम्मी, हम लोग भी तैयार हैं, फलजा ने कहा। नहीं, तुम लोग जाओ, हम वाइट पैलेस नहीं आ रहे, शिफा ने बड़ी मुश्किल से कहा था, जबकि वो सब ठिठक कर अपनी जगह पर जम गए। मगर मम्मा, अमन ने कहना चाहा। वो ये क्या बोल रही हैं आप छोटी मम्मी, आप घर नहीं आएंगी तो और कहाँ जाएंगी? अर्शन ने हैरत से पूछा था। चलो अमन। शफा ने खामोशी से इसका बाजू पकड़ा और बाहर की जानिब निकली। अमन खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश। जानता था कोई बात है जिसकी वजह से वो घर नहीं जा रहे, या शायद इसकी खता, इसका कसूर जो इसे और इसके माँ बाप को पूरी जिंदगी भुगतना था। वो सब शफा के पीछे लपके थे। छोटी मम्मी रुक जाएं, किधर जा रही हैं आप लोग? कहीं नहीं जाएंगे आप लोग, घर चलें। अर्शन चलाया, मगर शफा जाकर पहले से तैयार खड़ी गाड़ी में बैठी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर आ रहा था। अमन ने पिछली सीट पर बैठकर भीगी आंखों से इन सबकी जानिब देखा। नादानी और बेहोशी में हुई खता ने इसे क्या कुछ छीन लिया था, इसे पता चलना शुरू हुआ था। फलजा और लीजे रोने लगी थी। अर्शन, हान और खिजर बेयकीनी से गाड़ी को दूर जाते देखते रहे। देखते ही देखते गाड़ी निगाहों से ओझल हो गई। वो तीनों महारानी की हवेली पहुंचे थे। हवेली की पिछली जानिब बाजार स्टोर रूम में दाखिल होकर वो इसके अंदर एक खुफिया कमरे में दाखिल हुए, जहां बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और एहसास डिवाइसेस मौजूद थे, और इनके
आदमी सारे कमरे में कंप्यूटर्स के साथ बैठे थे। चलो भई तुम लोग ज़रा बड़े साईं कुछ पैलेस के इस दिन की फुटेज दिखाओ, बल्कि पूरे पैलेस की फुटेज दिखाओ। हमें ये सब वीडियोज़ चाहिए। पहले खुद इनकी बर्बादी देखते हैं, फिर इनका तमाशा देखेंगे। मेकअप से भरा चेहरा लिए महारानी ने एक अदा से कहा, जी महारानी ने मुझे पहले अभी इनकी हारी हुई शिकस्त खुर्दा लटकी हुई शक्लें देखनी है। पहले लाइव चलाओ, अभी के मनाज़िर दिखाओ। शमशान खेल ने हुक्म दिया। जी साईं। उन्होंने डिवाइस ऑन किया और व्हाइट पैलेस में लगे डिवाइसेस से इन्हें कनेक्ट किया था। बड़े वाज़ेह मनाज़िर थे वहाँ के, मगर कुछ तो था जो अजीब था। ये पैलेस खाली क्यों है? शमशान खेल ने हैरत से पूछा। अरे गए होंगे कहीं, या अस्पताल में गए होंगे, या तुम दबा कर भाग गए होंगे इस पैलेस से। महारानी ने इसकी ढारस बांधाई। 1 माह पहले की 3 तारीख की लगाओ, दिन के 2 से 4 बजे के दरमियान की। महारानी के नए हुक्म पर वो फटाफट कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगे। इस दिन की फुटेज चली। खान शमशेर खान, महारानी और हशमत राव के माथे पसीने से तर हुए, क्योंकि स्क्रीन पर व्हाइट पैलेस नजर आया था बिल्कुल खाली, मगर फिर एक शख्स की पीठ नजर आई और वो स्क्रीन की जानिब घुमा था, मुंह पर स्याह रुमाल बांधे अपनी उंगलियों में स्क्लेपल लहरा रहा था। सॉरी, ये कितना मुश्किल हथियार का नाम है। वो इसकी सब्ज़ आंखों में इतनी दहशत थी कि वह सब और इनके कुत्ते दमसादे स्क्रीन की जानिब देखेगी। इस लंबे चौड़े शख्स की दहशत यूं थी जैसे वो अभी स्क्रीन में से निकलकर इनके गले काट कर इनकी इस तेज़दार आले से बोटी बोटी कर देगा। फिर अचानक वहाँ मौजूद पीटीसीएल फ़ोन रिंग हुआ। महारानी का एक आदमी फ़ोन की जानिब बढ़ा, जबकि दूसरा हलक के बल चलाया था। अरे हरामखोरो, फ़ोन मत चलाओ, झुको, सब वो चलाया था। खान शमशेर सेकंडों में मामले की तह तक पहुंचा था और हशमत राव महारानी को पकड़कर अपने समेत दरवाजे के बाहर जोरदार धक्का देकर ज़मीन पर गिरा। फ़ज़ा एक कान फाड़ धमाके से गूंजी थी और कमरे में मौजूद तमाम शैतानों के चित्रे उड़ गए। हशमत राव जो दूर गिरा था मामूली जख्मी हुआ। खान शमशेर की कमर झुलस गई थी और महारानी की दाएं तरफ से चेहरा झुलस गया था। इनकी दिलखराश चीखें पूरी हवेली में गूंजी थी। अभी तो चलादिन दुश्मनों के आईपी एड्रेस तक पहुंचे थे, तो इनका ये हाल हो गया था कि अब इसके बाद से महारानी बेगम की कोई शक्ल नहीं पहचान पाएगा। अभी तो जब वो अपने दुश्मनों की गर्दनों तक पहुंचेंगे, तब ये लोग शायद खुद अपने मुंह से ही अपने लिए मौत मांगे। अब खान शमशेर खान, हशमत राव और महारानी जानते थे इन्हें पूरी हवेली को जलाकर तहस नहस करके इन्हें यहाँ से जल्द निकलना था, नहीं तो वो आकर इनकी कब्रें आज ही खोद डालेंगे। तभी वो अपने बंदों को खास हुक्म देकर दुम दबाकर वहां से भागे थे। फलजा अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर यूं ही घूमने निकली थी जब ब्रेक सीधा इसी करीबी पार्क में आकर लगाई। सामने से आयशा और दशाब नजर आ गए। आयशा तो इसे गले मिली, मगर वह जो इसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था वो इससे काफ़ी मनहूस भी हो गया था। पाँव पटकता जाकर बेंच पर बैठ गया। कैसी हो फलजा यार, काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाया। आयशा ने भी गिला किया। बस ठीक हूँ, काफ़ी बिजी थी। फलजा घर के हालात की बात गोल कर गई। ठहरो आयशा, मैं इस रूठी फुफ्फी को तो मना लूँ। फलजा ने कुछ इस अंदाज से कहा कि आयशा कहका लगाकर हंस पड़ी। आज फलजा महीनों बाद इसे मिलने आई तो इससे कट्टी होकर मुंह फैलाकर पार्क के बेंच पर एक कोने में बैठा था और जिस तरह वह एक आंख को तिरछा करके फलजा को देख रहा था, फलजा की हंसी छूट गई। हाउ रूड फ्रेंड, तुम बहुत बदतमीज हो दाशु, तुमसे नाराज है, कट्टी है और तुम। इसने अपने होंठों पर हाथ रखा। खी खी करके हंस रही हो। दाशु ने इसे झिड़का। ओके राइट, अब नहीं हंसूंगी, फलसा ने जल्दी से सुलह जो अंदाज में कहा। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आई फालसा सीरियसली। अचानक ही हंसी आ गई। नाम देखकर रखा फालसा, साथ ही में फालसा याद भी आ गया। दाशु से मिलने? दाशु ने बहुत मिस किया तुम्हें, वो सादगी से बोला और हमेशा की तरह इसके नाम के बखिए देर दिए। फलजा करा कर रहेगी। फलजा ने 1000 कोशिश की थी इसे सिखाने की, मगर इसका फालसा फिलजा में ना बदल सकी। मैं बिजी थी। ओके ये देखो, फिलजा तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई थी। मगर दाशु तो कट्टी है, तो अभी एक चॉकलेट तो मैं खुद ही खा लूंगी। फलजा ने चॉकलेट का रैपर खोला। वो फौरन से रुख बदलकर इसकी साइड पर हुआ था। ओके राइट, हम सच्ची कर लेते हैं। तुम मुझे चॉकलेट देकर मना लो तो मैं मान जाऊंगा। दशाब ने इस पर एहसान करते इसे ऑफर दी। रेली? ओके ये लो। फलसा ने हंसी दबाकर चॉकलेट इस नदीदे को दे दी, जब वो मजे लेकर खाने लगा। फालसा एक बात तो बताओ। वो ज्यादा देर चुप कहाँ बैठ सकता था। फलसा का फिर दिमाग चकराया कि वो बहुत स्टूपिड सवाल पूछकर दिमाग घुमा देता था। पूछो। फलसा ने खुद को बामुश्किल कहते सुना। ये जो तुम्हारी फ्रोक जैसी ग्रीन आईज है, इनसे तुम्हें हर चीज ग्रीन ग्रीन दिखती है या हमारे जैसी? इसने इत्मीनान से सवाल पूछा और फलसा का दिल किया कि माथा पीट ले। तुम्हारे जैसा ही दिखता है, फलसा ने तहम्मुल से जवाब दिया। क्यों? मगर तुम्हारी तो आंखें ग्रीन है ना। वो मानने को तैयार ना था। तुम्हारी आंखें ब्लैक है तो तुम्हें सब ब्लैक दिखता है। अब की बार फलसा ने अपनी दानस्त में इसे लाजवाब करने की कोशिश की और वो सच में खामोश भी हो गया। फलसा ने शुक्र अदा किया। ओ ये तो है, वो पुरसोच अंदाज में बोला। फिर फलसा ने काफ़ी सारा वक्त आयशा और दशाब के साथ गुजारा था।
सावरी अपने कमरे में खिड़की के पास रखी रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। बाहर खुले हद तक आसमान को देखती किसी गैर-मर्जी नुक्ते को घूर रही थी। जब हल्की सी दस्तक देकर हिशमत राव अंदर दाखिल हुए, सावरी ने पीछे मुड़कर एक निगाहन की तरफ देखा और फिर नाराजगी से निगाह वापस फेरी। हिशमत राव इसके करीब आए थे। नाराज है मेरी बच्ची? तहमत बांधी गई। बच्ची ने इनकी जानिब देखना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें पता है बचपन में जब बच्चा आग की जानिब लपकता है कि वो इसे रोशन, चमकदार और खूबसूरत लगती है, मगर आग की हकीकत यह है कि वो बस जला देती है। माँ बाप बच्चे को आग को छूने नहीं देते कि वो अपने हाथ और अपना दामन न जला बैठे, मगर बच्चा इस वक्त समझता नहीं, रोता है, नाराज होता है, पाँव पटकता है, ये जाने बगैर कि इसके बड़े सिर्फ और सिर्फ इसे आग की तकलीफ दाह लपटों से बचाना चाहते थे। और इस वक्त तुम्हारी भी बिल्कुल वही सूरत हाल है मेरी बच्ची। हशमत राव उसके करीब सोफे पर बैठे थे। जानती हो जिसे तुम्हें पाने की चाह और ख्वाहिश है, वो बिल्कुल इसी आग की तरह है, बाजार खूबसूरत, चमकदार, रोशन, अपनी जानिब खींचने वाला। हशमत राव सांस लेने को रुका और बगौर इन्हें सुन रही थी। वो इन्हें सुनना चाहती थी, तभी बिल्कुल खामोश थी। मगर वो क्या है ये आज मैं तुम्हें बताता हूँ। वो आग जो सुबह जलाकर भस्म कर सकती है, वो बस एक क्रिमिनल है। इसका पूरा खानदान यही काम करता है। कत्ल, गारत, दहशतगर्दी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ओके जी, ट्रैफिकिंग, कोठे चलाना, अपनी औरतों से बुरे काम करवाते हैं ये लोग। हत्ता कितने गंदे हैं कि ख्वाजा सारों तक का कारोबार करते हैं। जाफरी शाह ने बेयकीनी से अपने दादों को देखा था। क्या यकीन नहीं आ रहा तुम पर गोली किसने चलाई? तुम्हारे इत्तला के लिए अर्ज है, वो दहशतगर्द इन्हीं के साथ ही थे। क्या इनकी गाड़ियों में इनको वो ख्वाजा सरा नहीं छोड़ने आते जाते थे? ये सब तो तुमने अपनी आंखों से देखा है। और मेरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर खान शमशान खेलने इनके सारे काम करता है, इनके साथ काम करता था। अंदर की कहानी इसने बताई है। मेरे साथ पास सब सबूत है जो तुम्हें दिखा सकता हूँ। अब बताओ, अब भी तुम्हें अहान माहर खान चाहिए? हशमत राव ने इसकी जानिब देखा तो जो वो फटी फटी निगाहों से इसको देखे गई। अच्छी तरह सोच लो क्या करना है। यूं ही जिद पर अड़े रहना है या अपना फैसला बदलना है? कुछ वक्त देता हूँ मैं तुम्हें, फिर अपना फैसला सुना देना। हशमत राव बोलकर इसके कमरे से जा चुका था। वो फिर काफी देर से बाहर आसमान की जानिब देख रही थी। इसका लड़कियों को देखकर निगाहें झुकाना याद आया। नोटिस बोर्ड पर लड़के बहाने से लड़कियों में घुसते थे। वो साइड पर खड़ा होकर भीड़ छटने का वेट क्यों करता था? वो क्यों था सबसे अलग? और जब वो पिलर से देख रही थी तो इसे इन दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते देखा था। ये हकीकत भी सिर्फ सावरी शाह जानती थी कि इसकी गर्दन में लगने वाली गोली अहान माहिर खान की गन से नहीं निकली थी, बल्कि इसके पीछे झाड़ियों में खड़े एक शख्स ने सावरी को गोली मारी थी, जानबूझकर, ताकि शायद अहान को ऐसा लगे कि इसका निशाना खता हो गया, ताकि वह जिंदगी भर अपने निशाने पर भरोसा न कर सके। जितना वो जान पाई थी और जो इसे बताया गया था, इसमें कुछ न कुछ तो झोल था, मगर अपने दादा की बात में नजरअंदाज नहीं करी जा सकती थी। सावरी शाह माही बेआब की तरह तड़पती उठी थी और बेड पर ऊंधे मुंह गिरकर फूट फूट कर रो दी। दरवाजा खोलकर सारा अंदर आई और अपनी बेटी की टूटी बिखरी हालत मुलाहिजा की। सावरी तड़प कर इसके पास आई। वो ज्यादा कब्र हो सकती थी, सांस फौरन उखड़ जाता था। सारा ने बेड पर बैठकर इसका सर अपनी गोद में रखा। क्या हुआ सावरी, मेरी प्रिंसेस, बताओ मम्मा को कि क्या हुआ तुम्हें? सावरी का दिल किया धाड़े मार मार कर रोए। ये इंग्लिश पोइम है, खुद रीड कर लें। कोई भी नज़म हो, इंग्लिश की हो, ख़ास तौर पे उर्दू की हो, और हमसे सीधे तरीके से वो रीड हो जाए, हो ही नहीं सकता। लाजमी कोई ना कोई लफ्ज़, जैसे ही एक लफ्ज़ बिगड़ता है ना, सारे ही साथ बिगड़ जाते हैं। सावरी क्या हुआ है? सारा का दिल बैठने लगा। मामा मुझे अब्रोड जाना है, आप दादाजी को बोल दे कि मैं राजी हूँ, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। असावरी शाह का अपनी आवाज़ खाइयों से आती में सुनाई दी। असावरी शाह को वो जालिम सितमगर शख्स जो खून की सूरत लावा बनकर रगों को झुलसा रहा था, इसकी यादों से दामन बचाने के लिए शायद एक यही तरीका कारगर साबित हो। वो फिर चली गई दूर, बहुत दूर। एक शख्स की दर्दनाक यादों से अपना दामन छुड़ाने की कोशिश में 7 समुंदर पार कर लिए, मगर वो तो साई की तरह इसकी सांसों में बसा, इसके साथ साथ रहा। अलीजा और फलजा आज अपने तरीके से भेस बदल कर अदालत आई थी। 5 साल की प्रैक्टिस थी, साथ साथ आजमा भी रही थी। अब सही तरह आजमाने का वक्त आन पहुंचा था। वो बेबस लाचार लड़की थी जिसके केस का आज फैसला सुनाया जाना था। गैंग रेप का शिकार वो लड़की अपने खानदान की आंखों में आंखें डालकर जमाने से इंसाफ लेने अदालत आन पहुंची थी। अदालत लगी। इसकी डीएनए रिपोर्ट्स, तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स, वो वीडियोस, कॉल्स, मैसेजेस जो इसको हरासा करने को इसके पास सबूत थे, वो इसके वकील ने पिछली सुनवाई में जज साहब के हवाले कर दिए थे। सुनवाई के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया था। वो वीडियोस और रिपोर्ट्स झूठी साबित कर दी गई थी। मतलब जब जज की तहवील में जाने के बाद वो वीडियो जाने क्यों बदल गई थी, मजाक का खेज। मुल्ज़मान को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लड़की की आंखों में जो बेबसी और आंसू थे, इन्हें देख 4 आंखों ने इसका चेहरा अपने दिल में उतारा था। फिर यूं हुआ कि सच हार गया और ये शिकस्त सच से बर्दाश्त नहीं हुई थी। तभी भरी अदालत के बाहर इसने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। वो मर गई थी। किस्सा तमाम हुआ। फिलजा, अलीज़े, इनके साथी गुलाब और ख्वाजा सरा, ये एक नाम लिखा है इंग्लिश में, डायना,
इस लड़की को अपनी अदालत में इंसाफ दिलाने वाली थी, मगर वो ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकी। करती भी जैसे सब इंसाफ देने वाला जज ही बिकाऊ निकल आए तो सब्र आए भी तो कैसे आए, मगर इसके मुजरिम को सज़ा तो मिलती ही थी, हर कीमत पर मिलनी थी, और वो वक्त जल्द ही तय कर लिया गया था। इंसानी खाल में छुपे शयातीन की टोली एक कमज़ोर और नाचार वजूद को भरी अदालत में रोंद कर अब इस इमारत में अपनी जीत का जश्न मना रही थी। वो चारों शैतान, इनका वकील और वो जज बड़ी शान से पार्टी के मज़े लूट रहे थे। इमारत की सिक्योरिटी बहुत आला पाई की थी, मगर इनकी बदकिस्मती कि इनका फैसला दूसरी अदालत में जा चुका था। ना सबूत, ना गवाह, ना कोई तारीख, बस इंसाफ। गेट के बाहर गाड़ी रुकी थी और ड्राइवर ने कहा कि इन्हें खास हुक्म मिला है पार्टी जो रंगीन करने का सामान लाने के लिए। पार्टी को गार्ड्स ने इस कदर हसीन और नाजुक लड़कियों को अंदर जाने की परमिशन दे ही थी, मगर नौकरानियों ने इन्हें चेक जरूर किया था। इनके पास कोई असला तो नहीं। जश्न जारी था, मगर ये जश्न कुछ देर बाद ही मातम में बदलने वाला था कि इस लाचार वजूद की खुदकुशी का इंतकाम लेने इस इमारत में लेडी एक्सिक्यूशनर्स ने कदम रखा था। वो तकरीबन 4 थी, जो डांसर के गेटअप में तवील कॉरिडोर से अंदर आ रही थी जब एक डेविकल गार्ड इनके सामने आया। काफ़ी पुराना और घटिया आइडिया है डांसर के बेस में किसी गैर मुतल्लका जगह घुसना, मगर कोई बात नहीं, रात तो तुम हसीनाओं से ही रंगीन होगी अब। वो फंकारा था, मगर एंड में इंतहाई खबासत से बोल के इन पर गन तानी। फलजा ने आबरू झुकाकर इसकी हिम्मत की दाद दी। वो तरीका पुराना है तो चलो कोई न्यू तरीका ट्राई करते हैं, और रात रंगीन ही स्याह होगी। फलजा का सर्द लहजा कॉरिडोर में गूंजा तो इस गार्ड के भी चेहरे पर वेट, इधर से गलत तो लिखा है, चेहरे पर साया सा लहराया। अब उन्होंने अपने सर से वो घूंघट और कमर से वो लहंगे नोचे थे। नीचे ब्लैक पैंट के ऊपर ब्लैक अपर पहने हुए इनका अनोखा ही टशन और स्वैग था। आई सेट हैंड्स अप। वो गार्ड फिर चलाया, मगर फलसा और अलीजा हनूज इसकी जानिब बिना डरे कदम बढ़ाती रही। गार्ड ने फायर किया था। वो बिजली किसी तेजी से कॉरिडोर के दीवार से चिपकी। फलसा अलीजे की जानिब तेजी से भागी। अलीजे ने अपने हाथ एक दूसरे पर जोड़े, जिन पर फलसा ने अपना पाँव रखा, और वो हवा में बाउंस होकर इस गार्ड के पीछे उतरी थी। गार्ड की गर्दन में एक सुई उतरी थी और वह धड़ाम से जमीन बोस हुआ था। फायर की आवाज़ सुनकर काफ़ी सारे गार्ड्स पीछे से हमलावर हुए थे। फलसा ने अलीजे को इशारा किया और वो हवा में एक क्रॉस बनाया। मतलब साफ था, इन चारों ने अपने ऑक्सीजन मास्क पहने। फिर देखते ही देखते कॉरिडोर एक कड़वे धुएं से भर गया। फलसा लाउंज में आई थी, जहां वो शैतान अपनी अपनी गर्दनें पकड़े बुरी तरह खांस रहे थे, और इस जज के पास पहुंची जो बाजारू था, दुनिया का सस्ता तरीन सौदा करने वाला, हराम लेकर इंसाफ बेचने वाला। फलजा ने इसके सीने पर अपनी लॉन्ग बूट रखकर अपने पाँव से इसका सीना कुचला था। कौन हो तुम लोग? वो घटी घटी सांसों के साथ चलाया। लेडी एक्सिक्यूशनर्स। वो हल्के से बड़बाई, मगर सामने वाले ने बेख्तियार अपने दिल को थामा था। इस जहरीले धुएं से घुट घुट कर मरने से पहले ही वो इस सब्ज आंखों वाली लेडी एक्सिक्यूशनर्स का नाम सुनकर ही अपनी जान की बाजी हार बैठा था। एक तलक सी मुस्कुराहट फलजा की लबों पर रिंगी। सुबह अखबार और टीवी हेडलाइंस की सुर्खियों में जज साहब, उनके दोस्तों और गार्ड्स की घर के गैस से दम घुटने से होने वाली नागहानी अमवात के चर्चे ज़बान जर्द अलीज़ा यूनी से थकी हारी घर वापस आई थी। व्हाइट पैलेस में गैर मामूली खामोशी थी। 5 साल हो गए थे व्हाइट पैलेस में मोजा के साथ हुए इस भयानक हादसे को। वक्त गुजर चुका था, मगर इस हादसे के निशान जैसे अभी भी व्हाइट पैलेस के दर दीवार पर एक मनहूसियत रकम किए हुए थे। अलीज़ा गर्दन से हिलाती आकर लाउंज के सोफे पर गिरी थी। काफ़ी टफ टाइम दे रही थी वो अपनी रूटीन को। दूसरी किस्म की प्रैक्टिस के साथ साथ MSc केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर ने थका डाला था। ओफला केमिस्ट्री इतनी बुरी है ना, खून छोड़ देती है। वो आंखें मूंदे सोफे पर नीमदराज सी थी। जब आहट पर आंख खुली, वो हिसाबे मामूल कुछ चबाता वाइट और रेड कॉम्बिनेशन के यूनिफॉर्म में स्कूल से वापस आया था। एक गहरी निगाह ब्लैक कलर की शॉर्ट फ्रॉक और पजामे में इस गुलाबी से वजूद पर डाली। अलीज़ा अपनी कनपट्टियाँ सहला रही थी। क्या हुआ, थक गई? वो पास आकर सोफे पर ढेर हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा। अलीज़ा ने खिजर की जानिब देखा, जो अपने लंबे सरो कद की वजह से कहीं से मैट्रिक का स्टूडेंट नहीं लगता था। कुछ चेहरे पर ज़ाहिर होती हल्की फुल्की बियर्ड और मूंछों से वो बड़ा बड़ा लगने लगा था, मगर अलीज़ा के लिए आज भी वो निंजा हथौड़ी ही था। नफरत से रूशे बहा रही थी। नफरत से क्यों होना उसने? ये तो पता नहीं क्या है, और पता नहीं यहाँ पे हमारे किसके घर शादी है। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। रूशे कहकर किचन में गुम होगी। निंजा हथौड़ी, अपनी किसी निंजा तकनीक से मेरे पाँव ही दबा दो, बहुत दर्द है। अलीज़ा ने अपने नाजुक गुलाबी पाँव हाई हील की नाजुक सी सैंडल से आज़ाद करते मजाक से इसे कहा। लाए, मैं दबा दूँ। वो फर्श पर घुटनों के बल बैठा। अलीज़ा खिलखिला कर हंसी मजाक करी थी। गामड़ इंसान, वैसे तुम्हारी बेगम की तो खूब मोजी होंगी, रोज़ ही पाँव दबाया करना इसके। वो हंसने लगी।
इसलिए तो सोचा अभी से प्रैक्टिस कर लूँ। खिज़र ने 100 महीने बात की थी मगर वो मुतवज्जा कब थी। खिज़र ने इसका पाँव उठाकर अपने घुटने पर रखा। अलीज़े बौखलाई, क्या कर रहे हो निंजा हथौड़ी, छोड़ो मेरा पाँव और उठो यहाँ से। वो झुंझलाई। वो मुस्कुराता उठ बैठा। तभी अपने रूम से अहान बाहर निकला था। अलीज़े इसकी जानिब देखेगी और खिज़र इसकी जानिब। कुछ खाने को मिलेगा? बड़ी भूख लगी है। वो किचन तक आया था, संजीदगी से कहा। बिल्कुल खाना तैयार है, लगा दिया है, आ जाओ। अरूशा ने मसरूफ से लहजे में कहा। नहीं छोटी मम्मी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, प्लीज़ मेरा खाना रूम में ही भिजवा दें। आहान बोलकर इसी तरह संजीदगी से अपने रूम की जानिब बढ़ा। अलीज़े जो इसकी जानिब बगैर पल के चिपकाए देख रही थी, खासकर इसे नज़रअंदाज किया। खिज़र ने धुआं चेहरा लिए इसकी महवियत नोट की। वो मैं कह रहा था कि आप मुझे आज एक न्यूमेरिकल समझा देंगी? बहुत डिफ़िकल्ट है, टीचर ने समझाया था। बहुत, मुझे फार्मूला बिल्कुल समझ नहीं आया। खिज़र जबरान कबीर ने इसका जबड़ा नरमी से थामकर इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। ओके शाम को, उदासी से बोलकर आंखों की नमी छुपाती अपने कमरे में चली गई। खिज़र भी माथे पर बल डाले अपने रूम में दाखिल हुआ था। कुछ ही देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आए। अलीज़ा और खिज़र दोनों ही किचन में इकट्ठे दाखिल हुए थे। अरूशा ने हान के लिए ट्रे में खाना निकाल दिया था। मम्मा मैं ये देख कर आती हूँ हान को, अलीज़ा ने कहा। अरूशा ने बेबसी से बेटी की जानिब देखा। वाइट पैलेस में कौन नहीं जानता था अलीज़ा की आंखों में बचपन से पनपते व मुंह जोर जज्बे। वो अपना आप जाहिर करते एहसासात, हत्ता के सारे बड़े और ईशान तक जानता था। मगर इन जज्बात की अगर किसी को परवाह नहीं थी तो वो इस बेमहर सर्द मिजाज हरी ब्ला को ही नहीं थी। इसकी बेतासर और चेहरे पर चट्टानों जैसे पथरीले तासरात देखकर किसी को इसको एहसास दिलाने की हिम्मत नहीं थी कि वो पागल कोमल सी लड़की इसके लिए कितनी पागल है। आहान ने खूंखार निगाहों से इस ट्रे को देखा। आंखों में खून सा उतरा था। इस कमरे में जाते हुए लीजे की पीठ को बुरी तरह घूरा। आई थिंक खिज़र ने आना इधर। अलीज़ा हल्की सी नोक के बाद इस रूम में दाखिल हुई थी। वो सोफे पर बैठा गोद में लैपटॉप लिए जाने अपने काम में पूरी तरह मुनहमक था। आहट पर गहरी सब्ज बेतासर निगाहें उठाकर सामने देखा और वापस लैपटॉप में बिजी हो गया। वो सोफे के करीब आई थी। टेबल पर रख दो, 4 हर्फी जवाब था। आन मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अलीज़ा ने भी संजीदगी से ही कहा था। खुद का तमाशा लगाने से बेहतर था 2 टूक बात कर ली जाए। बैठो लीजिए और बोलो क्या बात है, आहान ने बेतासर लहजे में कहा था। वो इसके सामने काट पर टिक गई, गले में गुठली सी उभर कर मधुम है। वो लेडी एक्सिक्यूशनर जिसकी दहशत दूर दूर तक फैली हुई थी, सरी बिला के सामने पानी भरती थी। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ आन। लीजा ने 2 टोक अंदाज अख्तियार किया। चलो जी, सीधा प्रपोजल। क्यों? ठंडा ढाल लहजा था। अलीज़ा का दिल किया इस पत्थर से टकरा कर अपना सर फोड़ ले, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं। अलीज़ा ने अच्छी तरह पर जोर दिया कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इसने हंकारा भरा जैसे बात हवा में उड़ाई हुई एक शरारती सी मुस्कान आंखों के पर्दे के सामने लहराई और रग रग में फिर दर्द उठने लगा। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ लीज़ा, आई एम सॉरी। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, हमदर्दी भी नहीं जो मैं तुमसे शादी कर लूँ। इसलिए जितनी जल्दी ये बात तुम अपने दिलो दिमाग से निकाल दो तो इतना ही बेहतर है। आहा ने भी 2 टोक लहजा अख्तियार किया था। आप इसे भुला क्यों नहीं देते? लहजा नम था। हजार ज़बत के बावजूद आंखें सुर्ख और नम हुई थी। तुम क्यों नहीं मुझे भुला देती अलीज़ा? वो दरिश्तगी से बोला था। आप मेरी पहली मोहब्बत है आन, वो बेबसी से बोली, और वो मेरी आखिरी मोहब्बत थी। वो कठोरपन से इसका दिल तोड़ रहा था। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। वो चटक गई थी। नहीं मरती, यकीन करो नहीं मरोगी। मैं नहीं मरा, अर्शन अमन नहीं मरे अभी तक, तो तुम भी नहीं मरोगी, जिंदा रहोगी। ये अजीतें जिंदा रहकर झेलनी पड़ती हैं, मरता कोई नहीं। सही बात है, कोई नहीं मरता। वैसे तकलीफ होता है इंसान को, अलग बात है, लेकिन मरता कोई नहीं है। आहा ने गर्भ से आंखें जोर से बंद की थी। अलीज़ा खाना ठंडा हो रहा है। वो जिससे रहा ना गया, अब इसके पीछे ही दंदनाता चलाया था। वो नम निगाहें लिए तेजी से कमरे से बाहर निकली थी। खिज़र इसके पीछे लपका वो अपने कमरे में गई थी। वो पीछे कच्ची डोर से बंधा चलाया। खिज़र गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना कुछ भी, भूख नहीं है। वो चलाई थी और वाशरूम में बंद होने लगी जब इसका बाजू खिज़र की आहानी गिरफ्त में फंसा था। क्यों खुद को बेवक्त कर रही हैं आप? क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना डिग्रेड कर रही हैं इस शख्स के पीछे जिसे आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं? क्यों लीजिए, ऐसा क्यों? वो चटक कर बोला था। लीजिए इसे बेयकीनी से देखेगी। छोड़ो बाजू खिज़र, अभी बच्चे हो तुम, ये बातें नहीं समझोगे। अलीज़ा ने इसे बुरी तरह झटका था। बाजू झटके से जुड़ा कर वाशरूम में बंद हुई थी और दिल खोलकर अपनी भड़ास निकाली। वो घंटे 1.5 घंटे बाद लाल बहू का चेहरा लिए बाहर निकली और इसे अपने कमरे में ही जमा देख हैरत हुई। आप फिक्र मत करें, मैं आपसे शादी करूंगा। खिज़र ने इत्मीनान से कहा और लीज़ा का दिल क्या इस निंजा थोड़ी का थोबड़ा से जाते कि अक्सर वो ऐसे शोशे छोड़कर इसे जिच किया करता था। और फिर वो ढीठ, जब तक अलीज़ा ने खाना नहीं खाया, ना मान कर न वहाँ से हिल कर दिया। इसका ध्यान हटाने को ज़बरदस्ती किताबें लिए फिर से इसके सर पर सवार हो गया। ये इससे अगले दिन की बात थी। वो स्कूल से आकर फिर इसके सर पर सवार हो गया था। वो लीज़ा के ही कमरे में अब इसके दिमाग की दही की
लस्सी कर रहा था ऐसे कुछ। अलीज़ा अपनी बड़ी दिमाग से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन सोचने में मगन थी। सामने वाले का रेड कलर का मखसूस पेन अपने होंठों के बिल्कुल दरमियान फंसाए एक हाथ से कनपट्टी को सहारा दिया हुआ था। वो खिज़र जबरान कबीर ठीक इसके सामने बैठा सैनमन चबाता अपनी तमाम तर तवज्जो अपने न्यूमेरिकल पर देने के बजाय अलीज़ा का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। वो अपनी चालाकी पर मुस्कुरा भी रहा था। इसने फार्मूला ऐसा घुमाया था कि एमएससी की स्टूडेंट अलीज़े भी चकरा कर रह गई। अलीज़े की गोद से नोटबुक नीचे गिरी थी। वो उठाने को झुकी, बेध्यानी में ऊपर उठी। सर सीधा टेबल के कोने से टकराया था जब तेज़ी से खिज़र ने नामहसूस तरीके से टेबल के कोने पर अपना हाथ रखा था। अलीज़े का सर इसके हाथ पर लगा। वो सीधी हुई और खिज़र ने भी जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया और फिर से लापरवाह बन गया। अच्छा छोड़े ना अलीज़े को, आप अहान भाई को छोड़ें। सॉरी अलीज़ा, इसको आप अहान भाई को छोड़ें और मुझसे शादी कर लें। इसके दिमाग में जाने क्या चल रहा था जिसने इतने अचानक ये बात की थी कि अलीज़ा को तो जैसे सांप सूंघ गया। मगर इसका हमेशा की तरह इतना वाहियात मजाक समझकर वो तब गई। खिज़र मुंह संभाल कर बात किया करो, बच्चे हो, बच्चे बनकर रहो तो बेहतर है। और मुझे आप भी। अलीज़ा के अल्फाज ने मुंह में दम तोड़ा था जब खिज़र ने इसे दोनों बाजुओं से जकड़कर चेयर से उठाया और पास पड़े सोफे पर किसी गुड़िया की तरह बिठाकर इसकी आंखों में देखा था। मैं आपको बच्चा कहाँ से लगता हूँ अलीज़ा? अलीज़ा जो इसके ऊंचे सर कद के सामने अब बामुश्किल इसके कंधे तक आती थी। इसके तासरात इसकी ताकत बड़ी गिरफ्त में हद से फटी आंखें लिए इसकी जानिब देखने लगी। ये सच था, वो बचपन से अलीज़ा से बहुत बहुत ज़्यादा अटैच था। अपनी हर छोटी सी छोटी बात अलीज़ा से शेयर करना वो तो अपना पहला और आखिरी दोस्त तक अलीज़ा को मानता था। अलीज़ा ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त इसे दिया था, अपनी तवज्जो, केयर और मोहब्बत इस पर लुटाई थी। मगर अब पिछले कुछ अरसे से इसके तेवर, निगाहें और तासरात बदले बदले से लगते थे जिसे वो जानबूझकर अपना वहम समझकर झुठलाती रहती थी। मगर अब इसके तमाम खदशात हकीकत का रूप धार इसके बिल्कुल सामने बड़ी बेबाकी से आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। अलीज़ा ने हैरत बड़ी बेयकीन निगाहों से अपने बाजों को देखा जिन पर इसकी वहशत भरी सी गिरफ्त में अजीब तरह की हिद्दत थी और इसने अब तक अपने हाथ हटाना ज़रूरी भी नहीं समझा था। अलीज़ा, मुझसे शादी करेंगी? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, इसे मजाक बिल्कुल मत समझेगा, खिज़र ने संजीदगी से कहा था। खिज़र जबरान कबीर, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? अपनी और मेरी उम्र देखी तुमने? किसने भरी तुम्हारे दिमाग में एक गलाजत? बताओ मुझे। वो खिज़र के हाथ झटक कर चलाई थी। अगर आपको मोहब्बत है तो आपका दिमाग दुरुस्त है, अगर मुझे मोहब्बत है तो मेरा दिमाग ख़राब है। ये तज़ाद क्यों अलीज़ा? खिज़र बुरा मना गया था। अलीज़ा का दिमाग घूम गया था। अपने और मेरे बीच में ये एज डिफरेंस नज़र नहीं आया तुम्हें? खिज़र, मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटों की तरह ट्रीट किया, तो तुम्हें यहाँ कहाँ से मिली इतनी शय कि मेरे सामने खड़े होकर तुम हर अदब, तमीज़, तहजीब भुलाए मुझसे ये सब बोल रहे हो? अलीज़ा तो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। यकीन करें अलीज़ा, जब से मैंने होश संभाला है सिर्फ आपका चेहरा अपने दिलो दिमाग में बसाया है। मेरी हर आती जाती सांस में बस सी हैं आप। ये तो तय है कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। इस एज डिफरेंस की वजह से मुझे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात अच्छी तरह सुन लें और अपने दिलो दिमाग में बिठा लें ये बात, बस में मकाम में नहीं कोई तसव्वुर तुझ पे, तो मेरा इश्क है ये बात बांध के रख। इसने आंखें मूंद कर एक जज़ब के आलम में शेर पड़ा था और अलीज़ा पर जैसे आज इंकशाफात खुलने का दिन था। खिज़र, अभी दफ़ा हो जाओ मेरे रूम से बाहर, अलीज़ा गिरजदार आवाज़ में बोली थी। कब बर्दाश्त हो रहा था इसका ये जुनून, ये पागलपन जिससे वो इतने अरसे से निगाहें चुरा रही थी। गेट लॉस्ट खिज़र, और जब दिमाग ठिकाने पर आ जाए तभी मुझसे बात करना अब, और आइंदा के बाद मुझे जब भी मुखातिब करो तो आप ही शट अप अलीज़ा, जस्ट शट अप। मैं क्यों कहने लगा ये लफ्ज़ आपको? मोहब्बत है आप मेरी और कुछ नहीं। जब मैंने सीधे स्वभाव आपको बता दिया है मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, तो आप क्यों मेरे जज्बात का मजाक उड़ा रही हैं? पहले तुम अपनी एज तो देखो, एटलीस्ट तुम 20 के होते ना तो हमने फिर भी एडजस्ट कर जाना था, और वो फिर भी बड़ी होती ना, इतना ही एज डिफरेंस होता फिर भी ठीक था। लेकिन अभी तुम 16 के हो और वो बड़ी है। चलो 16, अगर तुम 20 के होते ना वो उतना ही तुमसे बड़ी होती, फिर भी था। ये एज डिफरेंस हमें हजम नहीं हो रहा, अभी तो ना ही करे शादी। ये 20 का हो जाए ना फिर भी चलो ठीक है, 20-21 का ठीक है। वो दरिश्तगी से बोला था और अलीज़ा जैसे बेयकीन से गुस्से से पागल हो गई थी। खिज़र, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और ये जो खुन्नास अपने दिमाग में तुमने भरा है इसे तो अपने दिमाग से बाहर निकाल ही दो, तो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं। सुना तुमने मैंने क्या कहा? नहीं मुमकिन है। वो शेरनी बनी गुराई थी तो फिर ठीक है, मैं भी इसे कैसे मुमकिन बनाता हूँ ये देखती जाएं आप। खिज़र का लहजा चैलेंजिंग था। बाहर में जाओ, जो मर्जी करो, मुझे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ गेट लॉस्ट।
वो घुराई थी। खिजर ने एक जख्मी निगाह इस पर डाली और तनफन करता कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के दरवाजे पर रूशे, शान और मफरा हैरान परेशान खड़े अपने बच्चों को देख रहे थे। वो तीनों शॉक्ड स्टेट में खड़े लीजे को खिजर के ऊपर चलाते सुन रहे थे और इनकी पिछतर बातें सुन भी चुके थे। वो जानता था दरवाजे पर सब बड़े खड़े हैं, मगर इसने जो बोलना था बोल दिया था, बल्कि वो चाहता था सब बड़े गायब हो जाएं। वो निगाहें झुकाए अपने कमरे में जा चुका था। लीजे दम खुद से रूशे और रिचान को देखेगी, फिर भागकर अपने डैड के गले से लगी और फूट फूट कर रोने लगी। वो सब भी परेशान हुए थे, बहुत परेशान। खिजर की आंखों में जुनून नजर आया था। इसने जाने कौन सा कह ठाना था व्हाइट पैलेस में। आधी रात का वक्त था। बेल्जियम की मुस्लिम कम्युनिटी में बनी मस्जिद में वो मेडिकल के लास्ट ईयर का स्टूडेंट आज भी तहज्जुद अदा करके पिलर से टेक लगाकर बैठा बाआवाज़ बुलंद हिफ्ज़ की गई सूरत तौबा दोहरा रहा था। यह वो मखसूस वक्त था जब वो बार बार इसी सूरत की तिलावत किया करता था। अब फजर तक नमाज बाजमात अदा करने के इंतजार में इसने ऐसे ही हिफ्ज़ की गई सूरतों की तिलावत जारी रखनी थी। इमाम मस्जिद मोहम्मद साले तहज्जुद अदा करके थोड़ी देर आराम करते थे और ये इनकी 20 साल की ज़िंदगी की लकीबंदी रूटीन थी। मगर अब तकरीबन 2 साल से वो इस नौजवान की तिलावत सुनने के लिए तहज्जुद के वक्त से लेकर फजर की नमाज तक जागा करते थे और यकीनन अपना हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुका था और अब दोहराई करता रहता था। मोहम्मद साले ने एक बात जो और नोट की थी वो ये थी कि इतनी कम उम्री में इसके माथे पर मेहराब का खूबसूरत गहरा निशान था, जिसे वो आते जाते कशीदा माथे पर बाल गिराए छुपा कर रखता था। मगर साहिर है, नमाज अदा करते जब टोपी पहनता था तो बाल पीछे हो जाते। तो एक दिन यूं ही इत्तेफाकन सलाम फेर कर मोहम्मद साले ने अपने पहलू में देखा तो इस नौजवान के माथे पर इतना गहरा मेहराब देखकर बहुत खुशगवार हैरत हुई थी। बहुत ही कोई खुशकिस्मत ख़ानदान और माँ बाप थे जिनका बच्चा मोमनों की निशानियों में से एक खूबसूरत निशानी पा गया था। इसकी सहर अंगेज़ आवाज़ दिलों पर सरूर सा तारी करती थी। पूरी मस्जिद में एक कैफ का आलम तारी हो जाता। मुस्लिम कम्युनिटी के अब अक्सर बुजुर्ग रात को तहज्जुद के वक्त मस्जिद में आ जाते। इसके बाद वहीं बैठकर इसकी तिलावत सुनते थे और फिर नमाज बाजमात अदा करके इसके बाद साथ ही वापसी के लिए निकलते। आज मोहम्मद साले का दिल किया कि इस नौजवान से बात की जाए, तब भी अपने होजरे से निकलकर इसके करीब आकर बैठे थे। अपने कंधे पर लिमस महसूस करके वह तिलावत करते खामोश हुआ था और आंखें खोलकर मोहम्मद साले की जानिब देखा। खूब नौजवान, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। मैंने 20 साल मोहम्मद की गई ज़िंदगी में कभी किसी नौजवान को इतना नेक नहीं पाया जितना कि तुम हो। जी नहीं इमाम साहब, काफ़ी गुनहगार और तौबा इस्तग़फ़ार करने आता हूँ गुनहगार हूँ और तौबा इस्तग़फ़ार करने आता हूँ। शायद कभी रब ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मिल जाए। वो नेक होने की बात पर निगाहें झुका कर बोला था, तुम मुझे बाबा बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ के सब लोग बड़ा हो या छोटा मुझे बाबा बोलते हैं। और क्या करते हो मियाँ? मोहम्मद साले ने मुस्कुरा कर पूछा था। मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, वो सादगी से जवाब दिए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद साले ने फिर पूछा। अमन आर्यन पाशा, वो आहिस्तगी से बोला। तुम्हारे ख़ानदान को तुम पर नाज होगा। साले साहब ने कहा तो वो खामोश हो गया, बहुत खामोश। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, वो सादगी से बोला था। अभी ने क्या पता था कि वो आदमजात था जिसे इसके गुनाह की वजह से अपनी जन्नत से निकाल दिया गया था। क्या चाहिए खुदा से तुम्हें बरखुरदार? मोहम्मद साले ने यूं ही पूछ लिया। इससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। अपने लिए माफ़ी और अपनी रूह में मुतल्लिक एक वजूद के लिए सुकून और खुशियाँ। काफ़ी बरजस्ता जवाब था। मोहम्मद साले मुस्कुराए। कल को दिन में आना हमारे हुजरे में, वहाँ मुलाकात होगी। अब तो काफ़ी वक्त हो गया है, फजर होने वाली है। मैं कल को दिन में इंतज़ार करूँगा तुम्हारा, उन्होंने कहा। और अमन ने हैरत से फटी निगाहों से इनकी जानिब देखा था कि मोहम्मद साले के घर में कभी किसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा था, मगर वो अब्बी से खुद अपने घर आने की दावत दे रहे थे। जी मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा, अमन ने कहा और इसका कंधा थपथपा कर उठ खड़े हुए। अमन ने दोबारा आंखें मूंद ली। फिर फजर अदा करके ही वो मस्जिद से बाहर निकला और ट्राउज़र की पॉकेट में हाथ डाल पैदल ही अपने अपार्टमेंट की जानिब बढ़ा। बस ऐसा हो गया, मैंने जन्म से पहले जन्म लिया और अपनी उम्र से पहले बड़ा हुआ। बिना मोहब्बत की और बिना कसूर रुलाया गया। मैंने आज से पहले दिन देखा और शाम से पहले रात। मुझे दिल से पहले दर्द मिला और दर्द से पहले मौत। मैंने आज देखा मगर कल नहीं, और कल भी वो कि अगला पल नहीं। कितना अजीब शख्स हूँ मैं कि ज़िंदगी से पहले जिया और मौत से पहले मर गया। वो जिस वक्त अपने अपार्टमेंट दाखिल हुआ था, शफा को अपने इंतज़ार में जागते पाया था। वो कॉरिडोर से लाउंज में दाखिल हुआ तो शफा इसकी जानिब देखकर मुस्कुराई। मामा कितनी मरतबा कहा है कि मेरे इंतज़ार में मत जागा करें, आप आराम किया करें। इसने करीब आकर माँ का माथा बड़ी कीदत से चूमा था। और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं फजर पढ़ने के बाद रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, तो रोज़ मुझे नसीहतें मत किया करो। शफा झुंझलाई। ओके बाबा चलें, अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो आप जाकर आराम करें। अमन ने शफा को कंधों से थामा। बिल्कुल नहीं, अब घुस जाओगे बाप की तरह इस एक्सरसाइज रूम में। फ्रेश जूस बनाती हूँ मैं तुम्हारे लिए।
शफा बोलकर किचन में जाने लगी, जब फिर अमन ने इसे कंधों से थामा था। हरगिज़ नहीं, आप बैठेंगी और आपका ये प्रिंस अपनी मदर क्वीन के लिए जूस बनाएगा। अमन ने अपनी खिदमत पेश की। माँ बाप पुश्त पनाही करें और बच्चे को ठोकर लगने के बाद वक्त रहते संभाल लें तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। यही शफा और आर्या ने किया था। वो इसीलिए बेल्जियम चले आए थे। दीनी, रूहानी, जिस्मानी हर तरह की ट्रीटमेंट की गई थी। वो पूरी तरह ड्रग्स एडिक्ट बन चुका था। महीने लगे इसे ठीक होने में। आर्या ने इसे सबसे पहले दीनी तालीम दिलवाई थी, मतलब कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया। वो शुरू से गैर मामूली तौर पर ही ज़हीन था, तभी बहुत जल्द कवर किया था। फिर मैट्रिक के बाद वो मेडिकल कॉलेज में ही गया था। आर्यन कदम कदम पर इसके साथ रहा, अपनी प्रैक्टिस यहाँ जारी रखी और अपना ज़्यादातर वक्त अमन को दिया। शफा ने भी अपनी ज़िंदगी को अपने बेटे की ज़िंदगी का हासिल बना दिया। यूँ शफा और आर्यन इसे अपनी ज़िंदगी की जानिब लौटने में और एक मुकम्मल कामयाब इंसान बनाने की कोशिश में पूरी तरह कामयाब हुए थे। आर्यन ने अमन की दूसरी तरह की खास ट्रेनिंग भी साथ साथ जारी रखी और अभी से अपनी ज़िंदगी का एक मकसद मिल चुका था, जिसे बाप बेटा मिलकर आगे लेकर चले थे। वो दोनों किचन में आए। अमन फ्रेश जूस के लिए सेब धोने लगा। शफा बगौर इसे देखेगी। बचपन में ही इससे इसका बचपन छीन लिया गया। अब तो इसके चेहरे पर हम वक्त इस कदर संजीदगी छाई रहती कि शफा इसे मुस्कुराते हुए देखने के लिए तरस गई थी, मगर वो बरसों से मुस्कुराया नहीं था। अमन ने माँ की अहमियत नोट की थी। अब मेरी फिक्र मत किया करें मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अमन ने इन्हें तसल्ली दिलाई। इस बात का यकीन मैं तब करूँगी जब तुम्हें किसी दिन सुकून से सोते हुए देखूंगी। शफा ने आहिस्तगी से कहा था। सब कुछ ठीक था अपनी जगह पर, वापस आ चुका था। इसके बावजूद वो बेख्वाबी का शिकार हो चुका था और रातों को सोता ही नहीं था। और वह दिन शायद तब आए जिस दिन मैं इसे अपनी निगाहों के सामने से ही सलामत देख लूँ। मम्मा, क्या आप जानती हैं बड़े पापा ने इसे कहीं छुपा दिया है। वो वाइट पैलेस में नहीं है। कहाँ है? मैं ये पता लगाने में नाकाम रहा। और आप जानती हैं, है ना, ये बात मुझे चैन नहीं लेने देती। अमन ने निगाहें चुराते कर बनाक लहजे में कहा था। तुम ये क्यों भूल जाते हो अमन, कि वो चाहे दुनिया के किसी कोने में चली जाए, रहेगी तो तुम्हारी। कोई कुछ भी कर ले, इसका नाम तुम्हारे नाम से अलग नहीं हो सकता। शिफान इसे समझाना चाहो कि छोड़े इस बात को। ये बताएं डैड किधर हैं? अमन ने सहूलत से बात घुमाई थी। शिफा भी अब इससे हल्की फुल्की बातें करने लगी थी। जबरान मफरा के साथ इसके कमरे में दाखिल हुआ था और आकर इसके सिरहाने बैठा, जो आंखों पर बाजू रखे नीम दराज था। ये सब क्या है खिजर? जेके ने इसके बालों में हाथ फेरते संजीदगी से पूछा। डैड, वो खुद को क्यों किसी के आगे डिग्रेड करना चाहती है? क्यों इन्हें भुला नहीं देती? मैं इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम होते नहीं देख सकता, इसलिए अब इन्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। खिजर ने जबरान से निगाहें चुराते कहा था। पाशा, इब्राहिम, सोहम और कबीर जो इसका मिजाज दुरुस्त करने आए थे, इसकी बात सुनकर वहीं रुक गए। जबरान, इसे कहो इंसान बने, बच्चा है अभी, बच्चा बनकर है। सही बात है, तो ज़्यादा ही ओवर हो जा रहा है। और करो तुम लोग अपनी बीवियों के साथ खोले मैं रोमांस, नहीं तो इसे भी अभी उठाकर वाइट पैलेस से बाहर फेंकते हैं। एक सेकंड वेस्ट नहीं करूंगा मैं। पाशा इब्राहिम घुराया था। खिजर ने एक जख्मी सी निगाह इनकी जानिब देखा। डैड, मुझे जो सज़ा देनी है दे दीजिएगा, मगर मैं अपनी बात से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिलने वाला। बेटा, तुम पहले बड़े हो, जो हमसे हजम नहीं हो रहा। वह लापरवाही से बोला था। वो इसकी जानिब देखे गए और कमरे से बाहर निकल गए। 5 दिन हो चुके थे। वाइट पैलेस में ज़रूर कोई गैर मामूली बात हो रही थी। मफरा 3 दिन से हॉस्पिटल नहीं जा रही थी, जाने क्यों। अलीजा और फलजा अभी भी यूनी से वापस आई थी और लाउंज में दाखिल होते ही कदम अपनी जगह पर साकित होकर रह गए। जमल और मफरा ज़ारोगतार रो रही थी और बाकी सब खवातीन इन्हें खामोश करवाने की जद्दोजहद में थी। अलीजा और फलजा लपक कर इन तक पहुंची थी। क्या हुआ है मम्मा? बड़ी माँ, क्या हुआ है आप लोगों को? अलीजा ने मफरा के हाथ थामे। मफरा ने एक नज़र रूशी को देखा और फिर रोने लगी। खिजा ने 5 दिन से खाना नहीं खाया है। 2 दिन और ना खाओ तो टपक जाएगा। अरूशा ने बेटी के सर पर बम फोड़ा और फिर मफरा को चुप करवाने लगी। हैरत दर हैरत थी कि सब बड़ों तक को इसकी जिद और हटरमी के बारे में मालूम हो चुका था, जो एक ही रट लगाए बैठा था कि अलीज़ा से निकाह के बाद ही वो खाना खाएगा। इसके बावजूद किसी ने अलीज़ा पर दबाव डालना तो बहुत दूर की बात है, बात तक करना ज़रूरी नहीं समझा था। अब भी अरूशा ने कुछ चिताया नहीं था इसको, क्योंकि ये खालिस्तान अलीज़ा की पूरी ज़िंदगी का मामला था, तो कोई कैसे इस पर दबाव डाल सकता था। तो रोना भी मत, रो क्यों रही हो फिर? ये अलग बात थी कि मफरा और अपनी बड़ी माँ जीमल के आंसुओं ने इसके दिल में सुइयां से चुबो डाली थी। अलीज़ा झटके से उठी थी और खिजर के कमरे की जानिब गई। धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वो बिल्कुल नढाल सा मलगजे बिखरे सूलिये में बेड पर नीमदराज था। कमज़ोर सा आंखों के गिर्द स्याह हल्के से महसूस हुए। आज तो इतना नढाल हो चुका था कि स्कूल तक ना जा सका। आहट पर आंखें खोलकर दरवाजे की जानिब देखा और ये सामने वाले के वजूद को एजाज़ बख्शा गया था कि वो बामुश्किल उठकर नीमदराज हुआ, जबकि चेहरा बिल्कुल सर्द सपाट
हार्ट पे तासर सा था। ये क्या पागलपन है खिजर? अलीज़े का लहजा बेबसी लिए चटका हुआ था। खिजर ने एक संजीदा सी नज़र इस दिलकश नाजुक सरापे पर डाली। अगर है भी तो बकूल आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? वो खुशफहम पूछे बैठा। सिर्फ और सिर्फ बड़ी मामा की वजह से। वो इसकी खुशफहमी पल में दूर कर की। पैसे इसे पागलपन नहीं इश्क कहते हैं अलीज़े। बहुत तंजिया मुस्कुराया था। या अल्लाह, इस उम्र में हमसे केमिस्ट्री के फार्मूले याद नहीं होते थे। बड़ी मुश्किल से याद करते थे। और लड़के तो नालायक ही होते हैं। ये नावल पढ़ पढ़ के समझ रहे हैं लेना कि लड़के लायक होते हैं। ये ज़हीन फ़तीन सिर्फ नावल में ही होते हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमारे भाई का ही ले लें, जब उसके फाइनल एग्ज़ाम थे ना बोर्ड के 10 के, तो तब वो एक गेम थी फ्री फायर, वो बहुत फेमस थी। वो खेल के फिर जाता था एग्ज़ाम देने। बस पास हो गया, पता नहीं कैसे, कोरोना भी था तब। शुक्र है उसने पास करवा दिया उसे। लड़के बड़े नालायक होते हैं और हमें उस टाइम को मिस्टेक के फार्मूले याद नहीं होते। और ये देखो लगा है इश्क करने। हाय अल्लाह, प्लीज़ इसे थोड़ा भरा कर दो। 18 का भी होता ठीक है, बालग हो जाना था, लेकिन ये तो बालग भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। बकवास नहीं, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी खिजर। तोड़ ही दें, कम से कम दिल तोड़ने से तो बेहतर होगा। वो इसे लाजवाब करना चाहता था शायद। नरमी से बेड से उठा, शिकनज़दा लिबास टूटा बिखरा। वो लीसे कब देख सकती थी इसे ऐसे? अभी भी बेचैन हुई थी। खिजर प्लीज़ मुझे मेरा वो दोस्त लुटा दो जिसे कुछ दिन पहले तक मैं अपने साये से भी ज़्यादा करीब तर रखती थी। अलीज़ा 2 कदम आगे बढ़ी थी और इल्तिजाइया लहजे में से कहा था, जो शायद उठकर बाहर जाना चाहता था। अगर तो इस दोस्त को लेकर आप इसका दिल निकाल कर अपनी बेरुखी के पैरों तले कुचलना चाहती हैं तो सॉरी, मैं नहीं दे सकता आपको आपका वो सो कोल्ड दोस्त। खिजर ने इसकी आंखों में देखा था। खिजर तुम, अलीज़ा के अल्फाज ने मुंह में दम तोड़ा था जब वो लड़खड़ा कर ज़मीन बोस होने वाला था, मगर अलीज़ा ने लपक इसे थाम लिया था। वो नीम बेहोश हुआ था, मगर चिटपटा कर अपना आप कम गुस्से से अलीज़ा से छुड़ाना चाहा। ये तो ठीक है कि फिजिकली लड़के काफ़ी बड़े हो जाते हैं। मतलब हाइट में जो छोटे होते हैं ना, वो थोड़े मतलब कुछ सालों बाद बड़े होते हैं। जब हम छोटे थे ना, मतलब उस टाइम जब हमारा भाई हमसे छोटा है, तो वो हम हाइट में भी हमसे छोटा था। और कुछ साल गुजरे, अब हम छोटे हैं और वो बड़ा है। वो बड़ा लगता है, उसकी हाइट वैसे काफ़ी ज़्यादा है, 6'1" ऐसे या आई थिंक इतने। वो काफ़ी बड़ा लगता है, तो फिज़िकली कह सकते हैं, लेकिन वैसे तो नहीं ना, एज तो नहीं ना बड़ी, तो हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे इसकी शादी से, मतलब अगर हो गई तो। खैर वो बड़े पापा अलीज़ा ने चला कर आवाज़ दी। सब लपक कर इसके रूम तक आए थे। ये हो क्या रहा है यहाँ? कबीर इब्राहिम गरिश्तार आवाज़ में चलाया था। जबरान ने खिजर को उठाकर बेड पर लटाया। अब कमरे में सब मौजूद थे। पाशा इब्राहिम और सोहम खान के माथों पर बेशुमार बल थे। अच्छा, ये तो जा रहे थे ना पाशा इब्राहिम अपनी बीवी को लेकर, तो पता नहीं किसी मुल्क जा रहा था ना, जब हमने पढ़ा था कुछ सीन पहले। तो ये सारे इधर क्या कर रहे हैं फिर? उन्होंने कैसे खुद को इस मैस से निकाला था? ये तो वाइट पैलेस ही जानता था। किन हरबों से इनके बच्चों ने इन्हें यहाँ से जाने ना दिया था। ओके ओके ओके, ये भी वही जानते थे। उन्होंने अपने टूटे बिखरे हुए मान को कैसे किरची किरची करके समेटा था, ये भी एक अलग दास्तान थी। मगर अब फिर जैसे वाइट पैलेस में एक भूचाल सा आ गया था जो इसकी जड़ें हिला रहा था। अलीज़ा को अपना आप मुजरिम सा महसूस हो रहा था। जबरान ने इसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए जब वो बेहोश में आकर फिर झट बैठाया था। डैड, अगर आपने मुझे ट्रीटमेंट देने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान ले लूँगा। लीव मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, लीव मी अलोन। मुझे आराम करना है, जाएं आप लोग यहाँ से। इसने बोलकर कंप्यूटर में मुंह दिया था। अलीज़ा की हैरत की इंतहा ना रही जब बड़े पापा और सब इसके कमरे से चुपचाप निकलते चले गए। किसी ने इस जिद्दी को मुंह पर 2-4 जड़कर इसे जिद से दस्तबरदार होने को नहीं कहा था। इसने बाहर निकलकर लपककर कबीर का बाजू थामा था। आप लोग इसे कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं दादो? वो अपने लब काटती बोली थी। जब हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे तो इसे भी कुछ कहने के मजाज नहीं है प्रिंसेस, कबीर ने संजीदगी से कहा था। अलीज़ा के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। वो गलती पर है दादो, अलीज़ा तलमलाई। अगर इसकी मोहब्बत इसकी गलती है तो यकीनन कोई जानबूझकर कभी खुद को इस मोहब्बत जैसे अजाब में नहीं झोंकता। ये तो वो खुद रूह ऐसी कुछ है, पौधा है जो अपने आप इंसान के अंदर तक जड़ पकड़कर इसे कहीं का नहीं छोड़ता। और मेरी मोहब्बत दादो, अलीज़ा धुआं चेहरा लिए बोली थी, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है प्रिंसेस, वो मुझे सिर्फ अट्रैक्शन लगती है या पसंद की। मोहब्बत तो वो होती है जब हज़ार नाराज़गी के बावजूद इंसान दूसरे की तकलीफ में तड़पता फिरे, जैसे कि अब तुम तड़प रही हो इस पागल के लिए। कबीर ने इसके सर पर हाथ रखा और वहाँ से चला गया। अलीज़ा हनूक सी बनी वहाँ खड़ी रही। आज फिर ये रात वाइट पैलेस पर एक अज़ाब बनकर नाजुल हुई थी। कोई भी नहीं सो पाया। मफरा खिजर के सराहने बैठी रही। वो नीम गूंद
जिंदगी में भी बार बार लीसे लीसे पुकारता रहा। सब इसके कमरे के आसपास ही रहे। जलाद का बच्चा था, जिद्दी और अपनी हट का पक्का। अपनी और दूसरों की इस कदर तकलीफ में भी इसे अपनी जिद से 1 इंच भी इधर उधर हिलाने को तैयार नहीं थी। सॉरी, ऐसा ही होता है, जो जिद्दी होते हैं ना उनके बात अभी तो मानेंगे ना। अलीज़ा जले पैर की बिल्ली बनी पूरे वाइट पैलेस में चकराती रही, ताकि ईशान और रूशे की निगाहों में भी वो शिकवा पड़ चुकी थी, मगर वो इसे अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। और ये अलीज़ा ईशान के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात थी। अगली सुबह का वक्त था और आज इसकी भूख हड़ताल का छठा दिन। आहट पर खिज़र ने आंखें खोलकर देखा तो अलीज़ा हाथों में खाने की अशिया की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई थी। खिज़र ने मुंह दूसरी जानी फेर लिया। उठो खिज़र, ये खाना खाओ और जूस पियो, अलीज़ा ने बेतासर लहजे में कहा था। चली जाएं अलीज़ा, यहाँ से मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, वो सर्द लहजे में बोला था। मैं बड़े पापा से बोल आई हूँ कि निकाह की तैयारी करें, उठो और ये जूस पियो। अलीज़ा की सर्द सी आवाज़ पर इसने चेहरा मोड़कर बेयकीनी से देखा था। अलीज़ा ने इसके लबों के साथ जूस का गिलास लगाना चाहा। खिज़र ने इसे बगौर देखते सरायत से इसका हाथ पकड़ा था। अगर आप ये सोच रही हैं अलीज़ा कि फ़िलहाल मेरी ज़िद पूरी करके आप बाद में मुझसे जान छुड़वा लेंगी, तो मेरी नज़र में ये सरासर बेवकूफ़ी है आपकी, क्योंकि डिवोर्स मैं कभी आपको दूंगा नहीं और निकाहनामे में आप मुझे ये लिख कर देने वाली हैं कि आप खुला लेने के हक़ से दस्तबरदार हो रही हैं। वो शायद सब कुछ तय किए बैठा था। अलीज़ा दम बखुद सी से देखेगी और शायद इतना तो जानता ही था इसे कि इसके अंदर तक झांक गया था और अलीज़ा के दिल में क्या था वो भी पहचान गया था। इसकी वो जहानत जिस पर अभी कुछ अर्से पहले अलीज़ा को फ़ख्र था, आज वो जहर लगी थी इसे। मगर फिर भी धुआं चेहरा लिए खिज़र का हाथ झटक कर इसने इसके लबों को जूस लगाया। चुपकी बार शराफत से इसने पी लिया। ये निकाह एक शर्त पर हो रहा है खिज़र जबरान कबीर, सोच समझ कर फैसला करना। वो जूस पी चुका तो वो चबा कर बोली थी, बगैर सुने मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। खिज़र का लहजा इत्मीनान भरा था। खाना खाओ अब, अलीज़ा ने दांत खिचकाए। निकाह के छवारे खाऊंगा, यकीन करें वो ज़्यादा ताकत देंगे मुझे। वह हंसी ज़बत करते बज़ाहिर संजीदगी से बोला था, मगर अलीज़ा इसकी आंखों में मकसूद शरारत बड़ी चमक देख चुकी थी। तभी पैर पटकती इसके कमरे से बाहर निकल गई थी। वो गहरा मुस्कुराया। वादी कलाम की एक बिल्कुल छोटी सी बस्ती में बने गवर्नमेंट स्कूल में आज रिजल्ट डे था। स्कूल सिर्फ बच्चियों का था। शहर से बड़े स्कूल की प्रिंसिपल बच्चियों में इनामात तकसीम करने आई हुई थी। प्रिंसिपल ने स्कूल का रिकॉर्ड चेक किया था। सब स्कूल के ग्राउंड में जमा थे और अब बच्चियों में इनामात तकसीम किए जा रहे थे। सारा स्कूल और टीचर्स वहीं मौजूद थी। एक वही थी जो हमेशा की तरह बेड़ बार से घबराई हुई सी अपनी क्लास में दुबकी बैठी थी। इसे मैट्रिक में होना चाहिए था, मगर वो 8th में थी। 2 साल लगे थे अपने हवास में वापस लौटते। कुछ नॉर्मल होते मगर नहीं। वो नॉर्मल कब थी? इसे तो अब भी पूरे स्कूल में सब पागल बोल के चिढ़ाते थे। सब इसे साइको समझते थे। अगर समीर खान ज़माने से ना लड़ा होता तो आज मोजा समीर खान बाकी किसी मेंटल असाइलम में ही पड़ी होती। ये किस्मत की सितम ज़रफ़ी थी। वाह, 8 क्लास में फर्स्ट पोजीशन मोजा की है। मोजा बेटा स्टेज पर आए। प्रिंसिपल ने बुलंद आवाज़ में इसका नाम पुकारा था, मगर वो अपने कानों पर हाथ रख गई। टीचर नीलम दांत पीस कर प्रिंसिपल से एक्सक्यूज़ करती अपने क्लास में वापस आई कि जानती थी वो यहीं कहीं दुबकी बैठी होगी। ये इस मेहरबान टीचर की ही नवाजिश, मेहरबानी और मोहब्बत थी कि वो इस वक्त इस लड़कियों के स्कूल में मौजूद थी, नहीं तो वो इस घर से निकलने को तैयार ही नहीं थी। टीचर नीलम इसका साया बनकर इसके साथ रहती थी। मोजा बेटा बस प्राइज़ ले लो, टीचर नीलम ने इसे मिन्नत भरे लहजे में कहा, मगर इसने बुरी तरह इसके बाजू में मुंह दिए नफ़ी में सर लाया। आखिर प्राइज़ तकसीम कर दिए गए। अक्सर बच्चियां स्कूल से घर जा चुकी थी। मोजा क्लास में बैठी टीचर नीलम का इंतजार कर रही थी कि बेशक इसका घर स्कूल से पिछली गली में ही था, मगर वो टीचर नीलम के बगैर स्कूल से एक कदम भी बाहर नहीं निकालती थी। टीचर नीलम क्लास में इसे लेने आई थी तो प्रिंसिपल भी इनके साथ मोजा से मिलने चली आई। वो इन्हें देखकर घबराई थी, मगर प्रिंसिपल इसके करीब चली आई। बहुत प्यारी बच्ची है। प्रिंसिपल ने इसके गुलाबी गाल को हल्का सा छुआ। आप बहुत ज़हीन हो बेटा, क्या आप शहर में हमारे बड़े स्कूल में दाखिल होना पसंद करेंगी? प्रिंसिपल ने इसकी फाइल खोलते मुतासर होने वाले अंदाज में कहा था। मोजा टीचर नीलम की ओट में छुप गई, जबकि टीचर नीलम ने बेबसी से प्रिंसिपल की जानिब देखा। अब वो इन्हें इससे बात करने के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। इस फाइल में मोजा का बेफाम भी था और इसमें एक चीज़ देखकर वो हैरान परेशान रह गई। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंसिपल ने सरसरी सा पूछा। जाने क्यों, मगर अब इनके माथे पे बेशुमार बल थे। मोजा समी खान। मोजा ने बामुश्किल अपना नाम बता ही दिया। नो यू नॉट बेटा, तुम मोजा समी खान नहीं, तुम मोजा अमन आर्यन पाशा हो। तुम्हारे बेफाम पर बाप की जगह शोहर का नाम लिखा है। तज्जुब की बात है, इतनी कम उम्र में शादी। कितना जुल्म करते हैं वालिदैन अपने कमसन बच्चों पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल अपनी धुन में बोली जा रही थी और मोजा की जिस्म से जैसे सारा खून निछड़ चुका था। वो लम्हों में सफ़ेद पड़ गई थी। टीचर नीलम ने घबराकर इसकी जानिब देखा। 5 साल से छुपा कर रखी थी ये सच्चाई, मगर अब इसके सामने आकर सीना तान कर खड़ी हो गई थी। इसे 10th में होना चाहिए था, मगर वो 8 में थी, यानी कि 16 साल की है ये भी।
मैं आपसे पूछ रही थी कि आप शहर आकर पढ़ेंगी। प्रिंसिपल ने अपना सवाल दोहराया, मगर जवाब देने से पहले वो टीचर नीलम के बाजू में झूल गई। अरे ये क्या हुआ बच्ची को? प्रिंसिपल घबरा गई। कुछ नहीं मैडम, ये बच्ची थोड़ी जहनी बीमार है और जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर है, तो इसी वजह से बस मैं इसके बाबा को फ़ोन करती हूँ, वो खुद ही संभाल लेंगे इसे। टीचर ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और समी खान को बुलाया, को कॉल में लाई, जो कि दूसरी बार पर रिसीव कर ली थी। टीचर नीलम ने इन्हें जल्दी से स्कूल आने को कहा और खुद इस नाजुक जान की जान मुतवज्जा होगी जिसमें पहले ही जीने की उमंग 2% भी नहीं थी, और अब तो मजीद जैसे एक मरतबा फिर इसके पैरों तले से ज़मीन और सर से चादर खींच ली गई थी। वो उदास से अपने कमरे की खिड़की के करीब बैठी थी जब फिल्जा हाथ में एक शॉपिंग बैग लिए अंदर कमरे में दाखिल हुई थी। अलीज़ा ने पीछे मुड़कर देखा। आज ये ड्रेस पहन लेना अलीज़े, छोटी मम्मी की बड़ी ख्वाहिश है तुम्हें इस ड्रेस में देखने के लिए। फिल्जा ने इसे कहा तो इसका दिल किया इस ड्रेस को आग लगा दे, मगर पहन लूंगी, बेतासर चेहरे में लहजे में कहा गया था। क्या यार, क्यों मुंह लटकाया हुआ है? आखिर ये वाइट पैलेस की खुशियाँ आधी अधूरी क्यों है? क्यों खुशी के मौका पर भी कोई ना कोई दुखी होता है? आखिर वाइट पैलेस को इसकी मुकम्मल खुशियां कब नसीब होगी? फिल्जा की हजार सबक के बावजूद गहरी झील से सब्ज आंखों में नमी उतरी थी। अर्शन कब आ रहा है वापस? अलीज़ा उठकर ड्रेस की जानी बढ़ी और बात पलटने को यूं ही पूछ बैठी। आ गया वापस। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में LLB में टॉप करके डिग्री हासिल करने के बाद भी वाइट पैलेस नहीं आया बुज़दिल कहीं का। फिल्जा ने नाक चढ़ाई। क्यों? अलीज़ा को हैरत हुई। मेरी वजह से। फिल्जा ने एक सर्द सी सांस अपने अंदर खींची। दिमाग के मामले में जितना तेज, खौफनाक, दहशतनाक, मगर दिल के मामले में इतना ही बुज़दिल, उल्लू का भट्ठा। फिल्जा आज यूं ही दिल की भड़ास निकालने में मसरूफ थी। जाने हाँ ने आखिर से क्या बता दिया था कि अर्शन महाबीर हफीज़ वापस आ चुका है। अच्छा छोड़ो, जाओ तुम तो तैयार हो जाओ, तुम्हें नहीं तो पिंकी दादो को बोल दो, तैयार करवा देंगी। अलीज़ा ने इसे इस दर्दनाक टॉपिक से हटाना चाहा। खुदा का नाम लो, मैंने तैयार होना है, ब्राइडल नहीं बनना, और पिंकी दादो की वो शागिर्दें यूँ तैयार करती हैं जैसे आज ही निकाह पढ़वा लो। फिल्जा लर्ज उठी थी। अलीज़ा मुस्कुराई। फिल्जा मुतमईन होकर कमरे से बाहर चली आई। इसे तो मुतमईन करके भेज दिया, मगर अब फिर अलीज़ा ने इसे ड्रेस को खूंखार निगाहों से घूरा था। आज सालों बाद वाइट पैलेस में कुछ रौनक और गहमा गहमी नजर आ रही थी। निकाह की तैयारी मुकम्मल थी। अब सब बेतहाशा खुश थे। कम से कम ईशान और जबरान तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मगर इनकी ये खुशी खाक में मिली जब अलीज़ा ने इस निकाह की शर्त इनके खुशगुजार की। खिज़र अपने कमरे में तैयार हो रहा था। ब्लैक डिनर सूट में इसकी शहजादों जैसी आन बान शान थी। ईशान और जबरान इसके कमरे में दाखिल हुए। इसने अभी तक सिर्फ 2 मरतबा जूस ही पिया था, खाना अब भी नहीं खाया था। इन्हें अंदर आता देख वो मुस्कुराया। कैसा लग रहा हूँ डैड? इसने जबरान से ही पूछा था। बहुत हैंडसम लग रहे हो जूनियर जेके। जबरान फीका सा मुस्कुराया। आप मुझे हैंडसम निंजा हथौड़ी भी बोल सकते हैं डैड। वो खिलखिला कर हंसा था, मगर इनकी उतरी हुई शक्लें देखकर ड्रेसिंग से इनकी जानिब आया। क्या बात है डैड, आप लोग परेशान क्यों हैं? कोई बात हुई है क्या? अलीज़ा ने कुछ कहा आप लोगों से? इनकार तो नहीं कर दिया फिर? इसे अपने ही खदशे लाक थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मगर क्या तुम्हें इसने बताया कि निकाह की क्या शर्त रखी है इसने? ईशान ने इसे बगौर देखा था। नहीं बताया तो नहीं, क्योंकि मैंने इन्हें बोल दिया था कि बगैर सुने मुझे इनकी हर शर्त मंजूर है। इसने लापरवाही से कफलिंग्स बंद करते ही नहीं देखा। इसने कहा तुम अगले 5 साल जब तक अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेते वाइट पैलेस में नहीं रह सकते, बल्कि वाइट पैलेस तो क्या मुल्क से ही बाहर जाओगे। इसलिए इसने ही तुम्हें बेल्जियम में शफा और आर्यन के पास भेजने का फैसला किया है। सारी तैयारी मुकम्मल है और आज रात की फ़्लाइट है तुम्हारी। जबरान ने संजीदगी से कहा था। कफलिंग्स बंद करते इसके हाथ लम्हे भर को थमे थे, मगर फिर वो साहब का लापरवाही लिए बोला, बस ये 5 साल तो चुटकियों में गुजर जाएंगे। मैंने तो सोचा पता नहीं क्या डिमांड रख दी होगी उन्होंने। वैसे भी हमने पहले ही तय कर रखा था कि मैं मेडिकल की तालीम वहाँ हासिल करूँगा जहाँ सेमन भाई कर रहे हैं। वो नॉर्मल लहजे में बोला था, मगर दिल में कैसे कैसे तूफान सर पटक रहे थे। यही जानता था इसके नॉर्मल रिएक्ट पर वो दोनों पुरसुकून हो गए थे। शुक्र है 5 साल बाद ही 21 साल का हो जाएगा और हमें भी सुकून आ जाएगा। और खिज़र के लिए इतना ही काफ़ी था। वो जानता था वो टेंशन लेगा तो इसके मामा बाबा ईशान डैड और रूशे मामा भी टेंशन लेंगी। चलो फिर बाहर, जबरान ने कहा था। दिल में इस जालिम बेहिस लड़की के लिए 100 शिकवे लिए वो बाहर आया। सब बड़े मौजूद थे, मगर कुछ कमी तो थी। शफा, आर्यन और रमन की, अर्शन की। वो अब भी छोटी मोटी शरारतें किए यूं ही प्रीटेंड कर रहा था जैसे कि इसे वाइट पैलेस से जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। कुछ ही देर बाद फलजा, रूशी और मफरा इसके लिए बाहर आई। इसका चेहरा अब भी लट्ठे की मानी सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे कि जाने कितनी ज़बरदस्ती हो रही है इसके साथ, क्योंकि इसने सिर्फ वो ब्राइडल ड्रेस से बेतन किया था, मेकअप के नाम पर लिपस्टिक तक ना लगाई थी। यूं ही सादा शफाफ चेहरा लिए वो लाउंज में मौजूद थी। महज 15-20 मिनट में ही वो लीज़े ईशान के बीच से लीज़े खिज़र जबरान बन चुकी थी। कुछ ही देर में निकाह की मुबारकबाद पेश की गई। खिज़र जो कि बेतहाशा खुश था, लीज़े इतनी ही ज़्यादा मुरझाई हुई लग रही थी, मगर सिर्फ ईशान और रूशे की खातर कुछ देर वहीं बैठी रही। खिज़र वक्तन फ़वक्तन एक निगाह इसकी जानिब डाल लेता। कुछ ही देर बाद वो उठकर अपने कमरे में चली गई। सब बड़े आपस में बातें करते रहे। इसने मफरा और
अरुषे मम्मा को पूरी तरह मुतमईन कर दिया था कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर जाने से, जबकि ये तो पहले से ही तय कर रखा था कि बाहर जाकर तालीम हासिल करेगा, मगर खुद अंदर से किस कदर उदास था ये तो वही जानता था। वो आंखें बंद किए बिस्तर पर मुखालिफ सिमत करवट लिए लेटी थी और समी खान इसके सराहने इसकी पुश्त पर बैठा इसका सर दबा रहा था। वो जानता था वो जाग रही है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे से निगाहें चुराने के लिए खुद भी यूं ही जाहिर करना पड़ता है जैसे कि अगला बंदा प्रीटेंड करने की कोशिश करता है। समी खान भी अपनी टूटी फूटी गुड़िया के सर पर बोसा देकर पहले कमरे और फिर घर से बाहर निकल आया था। इसका रुख सीधा मस्जिद की जानिब था। 8:30 बजे ईशा का वक्त था। वो झटके से उठी थी और लाल अंगारा आंखें और चेहरा लिए अपने बिस्तर से उतरकर वो अपने कमरे से बाहर निकलकर समी खान के कमरे में घुसी थी। इसे इसकी मासूमियत बहुत पहले छीन ली गई थी, सारा बचपन छीन लिया गया था। वो मासूम कब थी, अच्छे से जानती थी शादी का मतलब क्या होता है, शोहर होना क्या होता है, किसी की बीवी होने का मतलब क्या होता है। इसने किसी चीज़ की तलाश में पूरा कमरा उठक पटक डाला था। बाहर बर्फबारी हो रही थी और अंदर वो दुनिया को जलाकर भस्म कर देना चाहती थी। अपने बाबा का पूरा कमरा ऊंधा कर मारा था। फिर आकर एक संदूक में से वो कागजात बाहर निकलाए जो इसकी बर्बादी के परवाने थे। लाल अंगारा फटी फटी आंखों से इसने अपनी बर्बादी का परवाना निकाहनामा देखा। सेकंड्स लगे थे इस कागज के टुकड़ों को जरा जरा करके आतिशदान में फेंकने में। दिलो दिमाग में नफरत, गम, गुस्से का एक तूफान सा उठा था। वो बाल मुठियों में जकड़ कर अपनी पूरी ताकत से चलाई थी। आज फिर इसे पैनिक अटैक हुआ था। एक मरतबा फिर चलाकर ऊंधे किए गए कमरे को फिर तहस नहस कर दिया था। वो फूट फूट कर रो रही थी, चीख चीख कर। पता नहीं अब तक जिंदा ही क्यों थी। इसका ये खलासत में डूबा वजूद अब तक इसलिए इस धरती पर बोझ की तरह पड़ा था, दोबारा से पामाल होने के लिए, फिर से गलाजत में डूबने के लिए। क्यों, आखिर क्यों? वह तेजी से उठी थी और इधर उधर देखा, तब ऊंधी की गई फ्रूट बास्केट में से चाकू उठाया था। चल अभी सेकंड्स के 1000वें हिस्से में चाकू अपनी कलाई पर रखकर एक गहरा कट लगा दिया। जज़ा वो हलक के बल चला आया था। स्टडी टेबल पर बैठे इसे जाने कितने अरसे के बाद ऊँघ सी आई थी। वो यूं ही चेयर की पुश्त से सट टकाए आंखें मूंद गया था। ठीक है वो सोता रहा है, लेकिन ये भी लिखें, इधर राइटर ने पूरी तरह ये लिखा है कि वो नहीं सोता रात को, मतलब सोता ही नहीं है। और सुबह को भी मतलब वो काम करते ही ऐसे दिखाया गया कि सोता ही नहीं है। पता है अगर 3 दिन पता नहीं 7 दिन ना सोया जाए ना तो इंसान की मौत का मतलब होता है खतरा। इंसान मर भी सकता है। और वो इतने सालों से सो ही नहीं रहा, जिंदा कैसे? मम्मी तो नहीं बन गया कि या ज़ोंबी? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो मतलब सोया ही ना हो। यहाँ पे दिखाया है कि वो कितने अरसे बाद ऊँघ रहा था। ये गलत है। कुछ ना कुछ तो सोता ही होगा। राइटर को ऐसा लिखना चाहिए था। खैर, बेल्जियम में शाम के तकरीबन 5:45 बजे का वक्त था। वो गूंदगी में गया था, मगर इस ऊँघ में आज इसने अब फिर इसे खून में लथपथ देखा तो माही भी आपकी तरह तड़प कर इसे पुकार बैठा। शफा जो कि किचन की जानिब जा रही थी, अमन के चलाने पर भागकर इसके रूम तक आई। क्या बात है अमन, तुम अभी चलाए? शफा ने इसे सीने से लगाया। मामा वो तकलीफ में है, मुझे महसूस हो रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो बहुत तकलीफ में है। अमन का लहजा 1000 ज़बत के बावजूद नम हुआ था। रिलैक्स, काम डाउन माई प्रिंस, वो ठीक हो जाएगी, मैं जानती हूँ। तुम इसे संभाल लोगे, इसके तमाम दुखों, दर्द और तकलीफ का मदावा कर दोगे। रिलैक्स मेरी जान। शफा ने इसका सर सहलाया। मामा मैं मस्जिद जा रहा हूँ, इमाम साहब ने मुझे अपने घर इनवाइट किया था। वेट ना कीजिएगा, मैं इनके घर से सीधा मस्जिद चला जाऊँगा और रात इधर ही रहूँगा। जब बेचैनी बेकरारी हद से सवा होती तो अपनी जगह से उठा था। मगर खाना तो खा लो, शफा ने धीमी आवाज़ में कहा, मगर जानती थी अब वो रुकेगा नहीं। मामा प्लीज़। इसने बेबसी की तहा से अपने नाभि लब कुचले। ओके नहीं रोकती। शफा ने इसके माथे से बाल हटाकर गहरे मेहराब पर की इद्दत से बोसा दिया। अपना कोट पहनकर वो बाहर निकला था। शफा ने नम आंखें लिए इसकी पीठ को देखा और इसकी ये तकलीफ और ज़ियत ख़त्म हो जाने की दिल से दुआ की। अलीज़े अपना कमरा लॉक किया, अपने दुपट्टे को नोच कर ज़मीन पर फेंक के अब बेड पर ऊंधी लेटी फूट फूट कर रो रही थी। वो जिसे किसी चीज़ ने कोई चीज़ नहीं हरा सकती थी, आज अपनों के लिए इस कुर्बानी ने इसे तोड़ दिया था। वो टूट फूट का शिकार होने लगी थी। इसे पता न चला वो कब और कहाँ से कमरे में आया और अब सुकून से काट पर बैठा इसका हचकोले खाता वजूद गहराई से मुलाहिजा करने में मसरूफ़ था। काफ़ी देर के बाद बहुत अजीब सा महसूस हुआ। भीगा चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो भुनचक्का रह गई। सामने वो बहुत अजीब निगाहों से इसे गौर से देख रहा था। मैं ये हरगिज़ नहीं पूछूंगा अलीज़े कि आप क्यों रो रही हैं। अब आपका सरताज इतने सालों के लिए आपसे दूर 7 समुंदर पार चला जाएगा तो रोना तो बनता है ना। वो इत्मीनान से बैठा साफ इसे जिच कर रहा था। तुम मेरे कमरे में कैसे आए? अलीज़े चलाई थी। वो अपने हुलिये से बुरी तरह गड़बड़ाई थी और बेड से उतरकर ज़मीन पर पड़ा दुपट्टा उठाया। पहले आपकी तरह
सॉरी, बिल्कुल पहले की तरह निंजा टेक्निक से। जवाब अब भी तसल्ली बख्श था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रूम में आने की खिजर? वो शेरनी बनी फिर दाढ़ी, चेहरा लाल भुभुका हो चुका था जिसे वो दिलचस्पी से देखे क्या। फिर अपनी पॉकेट से सैंडविच निकाल कर मुंह में रखी और चबाने लगा। मैं तो पहले भी आपके रूम में ऐसे ही आता था लीजे, मगर अब शायद हमारा रिश्ता बदल चुका है ना, तो आप यकीनन मुझसे शर्मा रही हैं, है ना? वो इसके सुरख चेहरे पर टोंट करने से बाज नहीं आया था। साफ लगता था वो इसे तपा रहा है और वो मुकम्मल सरतपा सुलग चुकी थी। गेट लॉस्ट खिजर, दफा हो जाओ यहाँ से, बल्कि पहले से और इस मुल्क से, और अगले कुछ साल मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो गुराई थी। वो कार्ट से उठकर कदम कदम उठाता इस तक पहुंचा। तो आपकी ये शर्त थी कि मुझे व्हाइट पैलेस और इस मुल्क से दरबदर करना चाहती हैं आप? वो इसकी आंखों में देखकर पूछ बैठा। जी हाँ बिल्कुल, शक्ल गुम करो अपनी यहाँ से। इस जालिम को तरस कब आया था इस पर? राइट, तो फिर मेरा भी वादा है ये आपसे कि वापस लौटने पर हमारी पहली मुलाकात हमारे बेडरूम में मेरी सेज पर होगी, और यकीन करें तब वो बरसों बाद का लौटा हुआ तिश्ना रूह तिश्ना लब खिजर जबरान कबीर ज़्यादा खतरनाक साबित होगा आपके लिए, और तब शायद आप अपने इस फैसले पर पछताएं। मगर अफसोस के तब शायद मैं पछताने का भी मौका नहीं दूँ आपको। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला तो खिजर अलीज़े की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट ज़रूर हुई थी, बल्कि वो इसके लहजे, अल्फाज और आंखों की बेबाकी से जी जान से लर्ज उठी थी। खिजर, ये किस किस्म की बकवास कर रहे हो मेरे साथ? तुम होश में हो? क्या बकवास है ये? वह धुआं-धुआं चेहरा लिए बोली थी। आपको तो मेरी शादी वाली बात भी बकवास लग रही थी। क्या हुआ? होगी ना? वो मुस्कुराकर बोला था और इससे लाजवाब कर गया था। खिज़र, जाओ यहाँ से, वरना अभी इसी वक्त सच में हाथ उठ जाएगा मेरा। अलीज़ा ने मुठ्ठियाँ भींची थी। हाँ, रियली? ट्राई करके देख लें। आज पता चल ही जाए कि ये लेडी एक्जीक्यूशनर्स इस जूनियर एक्जीक्यूशनर्स पर कितना भारी पड़ती है। इसका लहजा साफ मजाक उड़ाता था तो अलीज़े का दिमाग घूम गया। अलीज़े का मुक्का फ़ज़ा में बुलंद हुआ तो जो खिज़र ने अपने चेहरे के बिल्कुल करीब रोक लिया। फिर लीज़े तेज़ी से घूमी अपनी पुश्त इसकी जानिब करके अपनी पूरी कुव्वत से अपनी कोहनी इसके पहलू में मारनी चाहिए जिसे वो सुकून से अपने बाजू पर रोक गया था। बल्कि लीज़े का मुक्के वाला हाथ कलाई से थाम कर खिज़र ने वो बाजू मरोड़ कर इसकी पुश्त से लगाया था। कोशिश अच्छी है मगर इस जूनियर जेके की टक्कर की नहीं। खिज़र ने लंबा सा सांस खींचकर इसके बालों की खुशबू अपनी रूह में बसाई और उसकी कनपट्टी पर अपने सुलगते लब रखे थे। अलीज़ा वो छक्का सी तेजी से मुड़ी थी, फिर इसके कई बार खिज़र ने अपने हाथों और मजबूत बाजुओं पर रोके थे। वो इसके करीब आई थी तब खिज़र ने बहुत अचानक इसकी कलाइयों को जकड़ा और इसीलिए इसके बेड पर गिरा था। और अब सूरत-ए-हाल कुछ यूँ थी कि वो बेड पर नीचे थी और खिज़र इसके ऊपर इसकी दोनों कलाइयाँ सख्ती से बेड पर लगाए हुए था। खिज़र, मैं जान ले लूँगी, तुम्हारी, पीछे हटो। वो चिल्लाई थी। कोशिश अच्छी थी मगर शोहर शोहर ही होता है और वाइफ वाइफ। नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। खिज़र गुनगुना कर मुस्कुराया। सनीमन की खुशबू में डूबी सांसों की महक अलीज़े को अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई। डैड, जब कुछ न बन पड़ा तो वो पूरी तरह आजिज़ आकर हल्के बल चलाई थी। खिज़र बुखलाकर सीधा हुआ और नरमी से इसे छोड़ दिया। जानता था वो लोग लाउंज में ही बैठे हैं और लीज़े की आवाज़ बआसानी इन तक पहुँच जाएगी। हुआ भी तो यही था। चंद सेकंड में ही लीज़े का दरवाज़ा नोक हुआ था। वेरी बैड डैड्स गर्ल को इस जूनियर जलाद से बचने के लिए डैडी की हेल्प की ज़रूरत पड़ गई। खिज़र ने फिर शोशा छोड़ा और इसे जानबूझकर सुलगाया। अब वो इसे मुल्क बदर करके इतना बड़ा जुल्म ढा रही थी तो कुछ तो इसका हक भी बनता था बदला लेने का। वो दरवाजे की जानिब जाती झलबुन कर कबाब हुई थी। लीज़ा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ईशान और अरूशा नोक से खड़े थे। क्या हुआ प्रिंसेस, क्यों चलाई? अरूशा ने ही पूछा। ईशान ने खिज़र को इसके रूम में देखकर ही वापस चला गया था। कुछ नहीं छोटी मम्मी, ये मुझसे झगड़ा कर रही थी। जब मुझसे जीत नहीं सकी तो रोंदू बच्चों की तरह आप लोगों को बुला लिया। खिज़र ने पीछे से आंख लगाई। अरूशा ने बेटी का जला भुना चेहरा देख दांतों तले लब दबाकर हंसी कंट्रोल की। मम्मा, इसे कहीं अभी कभी मेरे कमरे से दफा हो जाए, नहीं तो मैं मुंह नोच लूंगी इसका। वो तिलमिला कर बोली। अभी इतना सुनहरी मौका दिया तो था आपको मेरा मुंह नोचने का, मगर आप ही अपने शोहर को आंच तक आने नहीं देना चाहती, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो कंधे झुकाकर बोला। और छोटी मम्मी, अभी बताओ ये क्या कर रही थी मेरे साथ? वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। अलीज़ा वो चक्का सी इसे देखेगी जबकि अरूशा सुरख चेहरा लिए अफसोस से नफ़ी में सर हिलाने लगी। तब अलीज़ा के सर पर एक चिपत रसीद की। बेटा जानी, मियाँ बीवी के पर्सनल मूवमेंट्स में अम्मा अब्बा को आवाज़ नहीं देते, पागल कहीं की। वो हंसती दोबारा वापस चली गई जबकि वो आंख विंक करता कहका लगाकर हंसा था। आखिर अलीज़ा ही बुरी तरह पैर पकड़ती जाकर फिजा के रूम में बंद हुई थी। खिज़र की हंसी को ब्रेक लगी। अज़ियत ही अज़ियत थी मगर इसे बर्दाश्त करना था। इसे अपने गम को हंसी में टाल देने का हुनर तो बखूबी आता था। तब वो बज़ाहिर सबके सामने हंसी खुशी चला गया, एक हसरत से कि वो इसकी रात तकता रहा, मगर इसने नहीं आना था ना ही। फिजा के कहने पर भी मुंह से लपेट कर ढीठ बनी लेटी रही और वो ये हसरत दिल में लिए चला गया। वो पाकिस्तान लौटकर भी काफ़ी दिनों बाद व्हाइट पैलेस लौटा था। वापस आकर अपने डैड के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी।
करियर का पहला केस था और वो जीत के बहुत करीब था, मगर एक झूठी गवाही ने केस की काया पूरी तरह पलट दी थी। बाजार मामूली सा केस था। एक गरीब किसान की ज़मीन पर एक बदमाश ने नाहक कब्जा जमा रखा था। मालिक का कहना था कि इसने ज़मीन सिर्फ किराए पर दी, तो इस गुंडे का कहना है कि इसने ज़मीन खरीद ली है। ओरिजिनल पेपर होने के बावजूद इस गरीब के भाई ने ही अपने भाई के साथ गद्दारी करते झूठी गवाही दी थी कि इसके सामने वो ज़मीन फ़रोख्त की गई है। यूँ कि केस फिर पेंडिंग पर चला गया। वो नीचे बेसमेंट में आया था, जहाँ वो कुर्सियों से जकड़ा हुआ हिल भी नहीं पा रहा था। मुँह पर टेप बंधी थी। अर्शन महाबीर हफीज़ कदम कदम चलता है इसके बिल्कुल सामने कुर्सी पर सरदर सपाट चेहरा लिए बैठा था। जब हमारे मुंह पे टेप लगी है ना, जैसी आवाज़ हम निकालते ना, वैसे कि आवाज़ निकाल कर रहम की भीख मांगने की कोशिश कर रहा था। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, ये ऐसा ही होता है। अब हम आपको निकाल कर खुद को पागल साबित नहीं कर सकते हैं ना, हमारे मुंह पे टेप लगी है। तुमने झूठी गवाही दी, हाँ या ना? मैं जवाब चाहिए, और वो भी सच सच। अर्शद ने सुकून से पूछा था। इसने फौरन बकरी की तरह इस बात पे सर हिलाया। अर्शद ने सर्द निगाहों से इसकी जानिब देखा था और अपने हाथों से मखसूस इशारा किया। पीछे से गार्ड ने इसे एक मेडिकल किट पकड़ाई थी। कुछ ही देर में बेसमेंट पहले दिलदोज दर्दनाक चीखों से गूंजा, फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। अर्शद ने इसके लहूलुहान आपस में सिले हुए होंठों को देखा, जो कि अभी अर्शद ने बड़ी दिलजमी से आपस में ही डाले थे। अब तुम कभी भी झूठी गवाही देने की जुर्रत नहीं कर पाओगे, यू बास्टर्ड, अर्शन गुर्राया था। अगली हियरिंग में सच्ची गवाही देना, नहीं तो अब की बार कुछ सिलेगा नहीं, डायरेक्ट गला ही कटेगा, समझे? अर्शन खून से सने हाथ रुमाल से साफ करता इसी इत्मीनान से वहां से निकला था। ओके जी गाइज, यहाँ पे पार्ट 2 को एंड करते हैं। होप कि आपको पार्ट 2 इंटरेस्टिंग लगा हो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े होते जाएंगे और स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती जाएगी। होप सो कि आपको अच्छा लगे। जो लोग रोमांटिक नावल पढ़ते हैं वो हम इनको सजेस्ट करते हैं रोमांटिक नावल है, क्योंकि हमें बहुत सारा रोमांटिक नहीं पसंद, इसलिए आप खुद भी दरमियान में से कभी कभी रीड कर लीजिएगा। हम वो स्किप कर दिया करेंगे आगे जाके, बट अभी नहीं, वो आगे जाके आएगा। हमने इसके कुछ एपिसोड रीड की थी और कुछ नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं की और कुछ ही की थी। सो फलजा वाला जो है ना, वो पार्ट काफ़ी अच्छा लगा था हमें। उस पर कुछ ना ट्विस्ट और सस्पेंस सा है। खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हम 2-3 दिन से वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो लेट अपलोड हो रही है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि पहले हमने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड की, अच्छे खासे मोबाइल में स्पेस भी है, लेकिन फिर भी वो ऐप वीडियो को, मतलब वो कमल नावल था और काफ़ी अच्छा पीछे ही ले गई, मतलब ना वो पीछे चली जा रही थी, वीडियो बन नहीं रही थी। फिर उसके बाद हमने अपने दूसरे मोबाइल में उसको ट्रांसफ़र किया और अब वो आपको सुबह को मिलेगी, यानी कि 26 नवंबर को, जैसे ये मिली है उसी तारीख को। और ये होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो नावल को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि हमारे चैनल पे अच्छी रीच आए और ऐसी कोई नौबत ना आए कि हम वॉइस ओवर ना दें, ठीक है? उसके साथ ही अगली वीडियो में मिलते हैं। ये तो मैंने पहले भी कह लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।